हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो जैम एंड जेली। वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनर क्या है, इन इजी टॉपिक से आजकल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुके हैं ना। तो स्टूडेंट रट के रखता है जीटीएस इतना होता है, एंड पॉइंट ये होता है, वो होता है ना। इसमें जनरली अपने इतना फ्रूट पल्प लेते हैं, इतना फ्रूट जूस लेते हैं, इसके लिए ये सब चीज़ें चाहिए। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इजी टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैम एंड जेली। जब हम जैम और जेली पर डिस्कस करेंगे तो साथ साथ में इसके डिफरेंस की भी बात करेंगे। अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो थोड़ा अपने को ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जैम के लिए, है ना। देखो, मैं ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बाइलिंगुअल लेके चलूँगा। अगर ये टॉपिक मैं बाइलिंगुअल लेके चलूँगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। तो जैम, सबसे पहले हम बात करें जैम। जैम अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको बोला जाता है फल पाक। फल पाक, ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। फल पाक या जैम। फल पाक का हिंदी में इसको फल पाक बोलते हैं। फल पाक बोले तो हलवा, पाक बोले तो हलवा। जैसे घर में हम हलवा तैयार करते हैं, क्या जनरली आटे का भी तैयार किया जाता है, सूजी का भी तैयार किया जाता है, और कई बार हम गाजर का भी तैयार करते हैं। तो उसमें जनरली अपने क्या करते हैं, जो आटा है, सूजी है, या फिर जो गाजर है, उसको हम किसके साथ पका देते हैं, चीनी के साथ। तो हम सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं कि जैम क्या होता है। फल पाक या जैम क्या है, जनरली फ्रूट और वेजिटेबल, कुछ वेजिटेबल से भी बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैरेट से बन सकता है ना। मोस्ट ऑफ तो फ्रूट से ही बनता है। तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो फ्रूट पल्प होता है उसको शुगर के साथ यानी चीनी के साथ, पल्प बोले तो गुद्दा, जो फ्रूट पल्प होता है उसको शुगर के साथ अपने कुक करके तैयार किया गया प्रोसेस जो प्रोडक्ट होता है, यानी जो परिरक्षक पदार्थ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जैम बोलते हैं। इसमें जो प्रिजर्वेटिव के लिए काम करता है, यानी परिरक्षक का जो काम करता है वो शुगर करता है। यानी जब हम शुगर है वो मोर देन 65% ले लेते हैं, यानी 65% से ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो एक परिरक्षक का काम करता है, एक प्रिजर्व का काम करता है। तो जैम में हम इससे ऊपर शुगर रखते हैं, तो यहाँ पे परिरक्षक का या प्रिजर्वेटिव का जो काम करेगा वो कौन काम करेगा, शुगर काम करेगा। डेफिनेशन हम फिर से बात करेंगे जब अपना पूरे का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, फिर किसी चीज़ की डेफिनेशन देना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ फ्रूट। सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, यानी अपने बात करें हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगा इसको फलों का चयन। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, फलों का चयन होगा, यानी सिलेक्शन ऑफ फ्रूट होगा। अब देखो, जो जैम होता है उसका टेस्ट होता है स्वीट, मीठा होता है, और जेली होती है वो थोड़ी सी खट्टी, यानी थोड़ी सी एसिडिक नेचर की होती है। तो ज़्यादातर जो जैम बनता है वो स्वीट यानी मीठे फलों से बनता है। सबसे पहली बात तो हम बात करें कि सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा है जैम बनाने के लिए। आप सब लोग जानते हैं सबसे बढ़िया फ्रूट कौन सा होता है, एप्पल। एप्पल बोले तो सेब, अच्छी तरह जानते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे अपने बात करें तो दूसरा कौन सा होता है, स्ट्रॉबेरी होता है। स्ट्रॉबेरी भी जानते हैं आप। उसके बाद हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो अगर किसी का नंबर आएगा तो किसका आएगा, पाइनएप्पल का आएगा, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे अपने बात करें तो बनाना आता है। ये मैं पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे बढ़िया एप्पल है, दूसरे नंबर पे अपने स्ट्रॉबेरी है, और तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो पाइनएप्पल है, और फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो बनाना है। सबसे जो बेस्ट फ्रूट है वो एप्पल है, उसके बाद स्ट्रॉबेरी है, उसके बाद पाइनएप्पल है, और फोर्थ पोजीशन पे बनाना है। उसके अलावा और भी अपने बहुत सारे फ्रूट है, उनसे अपने जैम है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। अब बात आती है कि हमें जो फ्रूट सेलेक्ट करना है वो कौन सी स्टेज पे करना है, यानी कौन सी स्टेज पे उसको हार्वेस्ट करके अपने उससे जैम बनाए तो बढ़िया क्वालिटी का अपना जैम बनने वाला है। देखिए, जो जैम होता है वो स्वीट टेस्ट के लिए होता है, मीठे स्वाद के लिए होता है। तो हम फ्रूट का जो सिलेक्शन करते हैं वो कौन सी स्टेज पे करते हैं, बिल्कुल राइप स्टेज पे करेंगे, है ना। बिल्कुल भी कच्चा नहीं, हल्का फुल्का भी अनराइप नहीं होना चाहिए, फुल्ली राइप होना चाहिए। अदरवाइज आपने थोड़ा सा अनराइप यानी हल्का कच्चा फल ले लिया, तो उसके बाद जब आप जैम तैयार करोगे तो उस समय इसमें छोटे छोटे क्लॉट्स यानी ढेले रहने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप पूरी तरह से राइप फ्रूट है वो ही काम में लेंगे।
जनरली 11th 12th या बीएससी में शुरू में अपने जब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला शायद प्रैक्टिकल ही जैम प्रिपरेशन का करवाया जाता है। आपको 11th 12th या बीएससी के जो इनिशियली कोर्सेज होते हैं उनके अंदर ये करवाया होगा, तो हम इसको राइप स्टेज पे काम में लेते हैं। जब आप लोगों से प्रैक्टिकल करवाया है तो कई बार ऐसे भी चांसेस बने होंगे कि जो प्रोडक्ट है वो जेम है वो अपना फिनिश नहीं बना होगा जैसा मार्केट में आता है, बीच में कुछ क्लोट्स यानी ढेले रहने के चांसेस होंगे। पहला कारण तो बनता है कि आप हल्के फुल्के भी कच्चे फल ले लेते हो, अनराइप स्टेज पे ले लेते हो, तो ऐसे चांसेस बनते हैं। तो बेस्ट फल है एप्पल, उसके बाद स्ट्रॉबेरी, उसके बाद पाइनएप्पल, उसके बाद बनाना। और कौन सी स्टेज पे अपने हार्वेस्ट करेंगे? राइप स्टेज। और जेम बनाने के लिए हमेशा मीठे जो फ्रूट होते हैं, मीठे फल होते हैं, उनको प्रेफर किया जाता है। मेनली जो स्वीट नेचर के होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लीनिंग करेंगे, वॉशिंग करेंगे। जो भी फ्रूट है उनकी हम वॉशिंग करते हैं यानी सफाई करते हैं, बढ़िया उनको धोएंगे ताकि उन पे जो भी डस्ट वस्ट या फिर कोई स्पॉट्स वगैरह लगे हैं वो खत्म हो जाए। कई बार हम क्लोरीन वाटर से भी इसका क्लीनिंग कर लेते हैं, क्लोरीन के पानी से भी धो लेते हैं। उसके बाद आपको बिल्कुल साफ पानी से, क्लीन वाटर से भी इसकी सफाई करनी होती है, लेकिन आप सीधा साफ पानी से धो लें तो भी अपना काम चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, यानी किस फॉर्म में अपने जो फ्रूट है उनको नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर लेना है। तो मैं उसके लिए वर्ड यूज कर लेता हूं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? तैयारी करेंगे अपने। जी ये लो, हमने तैयारी स्टार्ट कर दी। इस तैयारी में जनरली क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे बेस्ट जो जैम बनता है वो किसका बनता है? एप्पल का बनता है। तो एप्पल में देखो यहाँ बीच में कोर पार्ट होता है, उसको भी रिमूव करेंगे, यानी बीच में कठोर सा भाग होता है, सीड होते हैं, उसको रिमूव करेंगे। और जो पील है उसको भी हम क्या करेंगे? हटाएंगे, यानी पीलिंग करेंगे, छिलका उतारेंगे। तो ये सब तैयारी में आ जाएगा। फिर अपने क्या करेंगे? जैसे हमने कोर भाग, कोई सा भी फ्रूट है जिसमें कोर निकालना है उसमें कोर निकालोगे आप, जो फालतू का भाग है उसको निकालना है, निकालोगे। और अगर आपको पीलिंग करनी, छिलना पड़ रहा है तो उसको आप छिलेंगे। प्रिपरेशन किया। प्रिपरेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग देखो, ब्लांचिंग को आप हिंदी में विविकरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विविकरण बोलते हैं, ठीक है। ब्लांचिंग या फिर अपने क्या बोल देते हैं? विविकरण बोल दिया जाता है। ब्लांचिंग बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे बीच में ऑपरेशन रहता है। ब्लांचिंग या विविकरण क्या होता है? जनरली तो ब्लांचिंग है वो मेनली तो वेजिटेबल्स में की जाती है। मेनली जो ब्लांचिंग है वो किस में किया जाता है? वेजिटेबल्स में किया जाता है। लेकिन जो पल्प जिनका थोड़ा हार्ड होता है उनके अंदर, फ्रूट के अंदर अपने ब्लांचिंग करते हैं। जैसे एप्पल में ब्लांचिंग करेंगे, स्ट्रॉबेरी में भी ब्लांचिंग की जाती है। ब्लांचिंग के बेनिफिट क्या होते हैं? देखो, आप फल और सब्जी को काट के रखते हैं, कट करके रखते हैं, तो उसमें क्या होता है? एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से, एंजाइम की क्रिया की वजह से उसका रंग भूरा हो जाता है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से उसका रंग भूरा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, यानी कलर खराब हो जाता है, जो आपके फाइनल फिनिश प्रोडक्ट को भी खराब करने वाला है। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, फिनिश प्रोडक्ट होगा, उसको भी ये जनरली क्या है? खराब करेगा, यानी उसका कलर है वो अच्छा नहीं होगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा। तो मेन जो पर्पज होता है ब्लांचिंग का, इसको रोकना होता है। आपको पता है कि फ्रूट के अंदर जो ब्राउनिंग होती है वो किस वजह से होती है? वेजिटेबल में जो ब्राउनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? आपने भूरापन जिसको बोलते हैं ना, मेनली एप्पल के अंदर, सेब के अंदर देखा होगा, या ब्रिंजल, बैंगन के अंदर देखा होगा। हालांकि हम बैंगन से जैम नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं उन एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं जिनको आपने सबसे ज्यादा नोट किया होगा। जो पॉलीफिनोलेज ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है उसकी वजह से ब्राउनिंग हो जाती है। भी मेन ब्राउनिंग, कई बार स्टूडेंट क्या कहता है जी, ये ब्राउनिंग जो होती है वो आयरन की अधिकता की वजह से होती है, लोहे की अधिकता से वजह से होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जनरली पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से होता है। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से ब्राउनिंग होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 3 से 5 मिनट या 2 से 5 मिनट के लिए, 3 से 5 मिनट के लिए अपने क्या करेंगे? जो फ्रूट वेजिटेबल्स है, उनके पीस है या फिर वो हुल पूरे का पूरा सारा है, तो उसको हम 3 से 5 मिनट के लिए पानी के अंदर बॉईल करते हैं। पानी में बॉईल करने से क्या होगा? उसके जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। उनमें से पॉलीफिनोलेज ऑक्सीडेज भी क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी अक्रिय हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, कहने का मतलब। तो उसकी वजह से फिर अपने जो फ्रूट वेजिटेबल्स है, जब तक प्रोसेसिंग चलेगी तब तक वो ब्राउन यानी भूरे नहीं होने वाले। ब्लांचिंग का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, मुख्य जो उद्देश्य होता है, वो कलर को प्रिजर्व करना होता है, रंग को परिरक्षित करना होता है। ब्लांचिंग का मेन ऑब्जेक्ट यही रहता है। मैंने क्या बताया? ब्लांचिंग मेनली वेजिटेबल्स में की जाती है, बट बहुत सारे फ्रूट में भी की जाती है।
ब्लांचिंग मना मेनली किसके लिए है, वेजिटेबल्स के लिए, बट जो हार्ड नेचर के पल्प होते हैं उन फ्रूट्स के अंदर भी अपने ब्लांचिंग करते हैं। बाकी वेजिटेबल में सब में ब्लांचिंग की जाती है, अनियन और गार्लिक को छोड़ के, प्याज और लहसुन को छोड़ के। ब्लांचिंग का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, मुख्य जो उद्देश्य होता है, वो रंग को बनाए रखना होता है, कलर को प्रिजर्व करना होता है। उसके अलावा कुछ और भी बेनिफिट्स अपने को ब्लांचिंग से मिल जाते हैं। क्या बेनिफिट मिल जाते हैं ब्लांचिंग से? एक तो क्या होता है, जब ब्लांचिंग करते हैं एंजाइम सारे डीएक्टिवेट निष्क्रिय हो जाते हैं, तो श्वसन भी नहीं होता। प्रोसेसिंग के दौरान उस फल सब्जी में श्वसन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो वो खराब नहीं होगा। दूसरा क्या हो जाता है, जो फ्रूट वेजिटेबल होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, तो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी शानदार बनेगा, बिल्कुल फिनिश्ड बनेगा, उसमें किसी तरह के क्लोट या ढेले रहने के चांसेस नहीं है। मैंने कहा था आप थोड़ा सा अनराइप या थोड़ा सा अपका फल ले लेते हैं तो उससे जनरली क्या हो जाता है, थोड़े उसमें क्लोट या ढेले जैसे रह जाते हैं। तो एक तो ये कारण होता है। दूसरा, आप ढंग से ब्लांचिंग नहीं करते हो तो हार्ड भाग अंदर रह जाते हैं, कठोर भाग रह जाते हैं, वो आपको ढेले की तरह दिखेंगे, वो फिनिश प्रोडक्ट की एक निशानी नहीं होती है। तो फिनिश प्रोडक्ट भी अपना किससे, ब्लांचिंग से तैयार होता है। ये ब्लांचिंग के बेनिफिट्स होते हैं। ब्राउनिंग जो होती है वो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये पॉलीफिनोलेज ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से होता है, अच्छी तरह से इसको ध्यान रखना है। बाकी मेनली जो ब्लांचिंग है वेजिटेबल्स में होती है, बट जो हार्ड नेचर के जिनका पल्प होता है, यानी जो जिनमें वेस्कोसिटी नहीं होती, जिनमें तरलता नहीं होती, जैसे आम है उसमें ब्लांचिंग नहीं करेंगे, तो जो इस तरह के फ्रूट होते हैं उनमें अपने ब्लांचिंग नहीं की जाती है, ठीक है। और वेजिटेबल में सिर्फ अनियन गार्लिक में ब्लांचिंग नहीं की जाती है। तो क्लियर है। अब अपने आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ब्लांचिंग हमने कर ली। अब जो भी हमारे फ्रूट के पीसेस है, यानी फ्रूट जो है, फ्रूट यानी जो फल है, उनके जो टुकड़े हैं उनको अपने क्या करेंगे, क्रश कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे, ना, उनको ऐसे क्रश कर लेंगे, मतलब उनको बिल्कुल प्रेस करके बिल्कुल उसको क्या कर देंगे, मतलब ढेले टाइप कुछ नहीं रहे, क्योंकि सॉफ्ट हो चुका है, आराम से क्रश कर सकते हो। अब उस फ्रूट के जो पीसेज है, फलों के जो टुकड़े हैं, उनको आप चीनी के साथ पकाना स्टार्ट करेंगे, यानी जो अपने शुगर है, जितनी अपने को शुगर लेनी है, चीनी जितनी लेनी है, उसके साथ हम उसको पकाना स्टार्ट करेंगे। जो भी आप यूटेंसिल, जो भी बर्तन काम में लो, उसके अंदर फलों का पल्प है जो आपने क्रश कर दिया है उसको, और उसमें चीनी मिलाओगे। जितनी चीनी की आपको नीड होती है वो चीनी आप एक साथ नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे, अभी अपने बात करते हैं। पहली बात तो देखो, जैम जो होता है वो पल्प से बनता है। जो जैम होता है वो जनरली किससे बनता है, फ्रूट पल्प से बनता है, यानी फल गुद्दा से बनता है। ध्यान रखना, जो मैं ये चीजें बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। कैसे इंपॉर्टेंट है वो आगे पता लगेगा। फ्रूट पल्प या जो फलों का गुद्दा होता है वो कुल जैम का कितने परसेंट भाग लेते हैं अपने, 45। यानी जैम में जो फल की मात्रा आप काम में लोगे वो कितनी काम में ली जाती है, 45% ली जाती है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसमें जो आप TSS लेंगे, TSS बोले तो टोटल सोल्यूबल सॉलिड, यानी कुल घुलनशील ठोस। जो आप कुल घुलनशील ठोस है वो कितना काम में लेंगे, देखिए कुल घुलनशील ठोस आप काम में लेते हैं 68 डिग्री ब्रिक्स। 68 डिग्री ब्रिक्स कौन सा काम, कितना काम में लेते हैं TSS, कुल घुलनशील ठोस कितना होना चाहिए, 68 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। ये ब्रिक्स अगर परसेंटेज में लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स किसके बराबर होगा, परसेंटेज के बराबर होगा। अब देखो, जो चीनी की सांद्रता होती है उसको अपने कैसे ज्ञात करते हैं। पहले तो आप TSS समझो। TSS की फुल फॉर्म क्या होती है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस। और इस कुल घुलनशील ठोस के अंदर मेनली जो चीज आती है वो कौन सी आती है, शर्करा। यानी TSS से आपको पता लगता है कि शर्करा की मात्रा कितनी लेनी है। TSS से आप किस बात को समझेंगे, शर्करा की, चीनी की मात्रा। तो जैम के अंदर चीनी कितनी रखी जाती है, 68%। आपको TSS बोले तो भी आपको 68% ही ध्यान रखना है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड यानी कुल घुलनशील ठोस। और आपसे शुगर परसेंटेज या चीनी का प्रतिशत पूछे तो भी आप कितना बताओगे, 68%। क्योंकि कुल घुलनशील ठोस के अंदर, यानी जो घुलनशील ठोस है, सोल्यूबल सॉलिड है, वो क्या होता है, मेनली शुगर ही होता है, चीनी ही होता है। चाहे TSS लिख दो, चाहे यहां पे चीनी का मात्रा लिख दो। शुगर लिखता तो मैं परसेंटेज में लिखता, यहां पे TSS लिखा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, यहां पे डिग्री ब्रिक्स लिखा है। ये दोनों बराबर होते हैं। अब देखो, किसी भी फल में, सब्जी में, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट में कितना TSS है, कितनी चीनी की सांद्रता है, ये हमें निकालने के लिए हम काम में लेते हैं रेफ्रेक्टोमीटर। क्या काम में लेते हैं, रेफ्रेक्टोमीटर। और रेफ्रेक्टोमीटर की जो यूनिट होती है वो डिग्री ब्रिक्स होती है। रेफ्रेक्टोमीटर काम में लेते हैं, और जिसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, जनरली रेफ्रेक्टोमीटर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डिग्री ब्रिक्स होती है। उसके अलावा हम ब्रिग्स हाइग्रोमीटर भी काम में लेते हैं। TSS निकालने या चीनी की सांद्रता निकालने के लिए आप क्या काम में लेते हो, रेफ्रेक्टोमीटर काम में लेते हो, या फिर आप ब्रिग्स हाइग्रोमीटर काम में लेते हो।
चाशनी में चीनी कितनी है, इसी मीटर का उपयोग करोगे। फलों में सब्जियों में TSS कितना है, मिठास कितना है, उसके लिए भी आप रेफ्रेक्टोमीटर और ब्रिग्स हाइग्रोमीटर ही काम में लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे TSS। उसके बाद देखो हम बात करें तो इसमें जो वाटर होता है वो कितना रखा जाता है, यानी जो पानी की मात्रा है वाटर है। TSS तो कुल घुलनशील ठोस, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। वाटर आप जानते हैं, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे जेम है चाहे जेली है, इसमें वाटर कंटेंट जो होता है, जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 33 से 38% होती है, 33 to 38% होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो है जेम का मेन कंटेंट। गुद्दा कितना रखोगे 45, TSS कितना रखोगे 68 डिग्री ब्रिक्स, वाटर है वो कितना, पानी कितना रखोगे 33 से 38%। जितनी आप चीनी ले रहे हो उसकी जो इन्वर्ट शुगर है, इसमें इन्वर्ट कितनी होनी चाहिए, यानी आपसे पूछ ले कि इन्वर्ट शुगर यानी जो बदलने वाली चीनी है इसमें से कितनी होनी चाहिए, 30 से 50% होनी चाहिए। जितनी चीनी ले रहे हो उसका 30 से 50% एट लिस्ट इन्वर्ट शुगर का होना चाहिए, 30 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, चीनी होती है वो कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। चीनी है वो सामान्य क्या होती है, सुक्रोज होती है। और सुक्रोज जो बनती है वो किससे बनती है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से और एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से बनती है। यानी जो सुक्रोज होती है वो डाइसैकेराइड होती है। सुक्रोज है वो क्या है, डाइसैकेराइड। हम उसको इन्वर्ट करें, उसका जल अपघटन करें तो वो किस में टूटती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटती है। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से ही सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से ही क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं, जल अपघटन करवाएं, तोड़ें तो उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यानी आप जितनी चीनी ले रहे हो उसमें से कम 30 से 50% ऐसी चीनी होनी चाहिए जो किस में बदल जाए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाए, जिससे अपना जो प्रोडक्ट होगा उसमें फिनिशिंग ज्यादा आने की चांसेस होंगे। एक क्वेश्चन मैं साथ साथ में आपको और बता देता हूं, जो नेचुरल शुगर है उनमें सबसे जो मीठी शुगर है, स्वीटेस्ट नेचुरल जो शुगर है वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। स्वीटेस्ट नेचुरल जो शुगर होता है वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। यानी प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा किसे कहा जाता है, फ्रक्टोज को कहा जाता है। आपको कहानी समझ में आ गई होगी अब तक। अब देखिए हम फ्रूट और शुगर जो है, फ्रूट का जो पल्प है, फलों का गुद्दा, और उस चीनी को मिला के पकाना स्टार्ट करेंगे। जितनी आपने चीनी लेनी है वो सारी एक साथ नहीं लोगे। अगर आप एक साथ लोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि आप इस बर्तन में पका रहे हैं ना, इस बर्तन में पका रहे हैं तो चीनी एक साथ लोगे तो बर्तन के इस निचले हिस्से में ज्यादा लगेगी, और ज्यादा लगेगी तो चीनी है वो जल जाएगी। चीनी जब पानी के साथ पकती है तो वो ब्राउन कलर ले लेती है और एक अलग सी स्मेल आने लग जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, क्रेमेलाइज बोलते हैं। यानी चीनी का क्रेमेलाइजेशन हो जाता है। ब्राउन शुगर या फिर चीनी का जलना क्या कहलाता है, शुगर क्रेमेलाइजेशन कहलाता है, क्रेमेलाइजेशन कहलाता है। तो हमें क्रेमेलाइजेशन नहीं होने देना है। क्यों नहीं होने देना है क्रेमेलाइजेशन, क्योंकि अगर जो चीनी है वो जल गई, भूरी हो गई, क्रेमेलाइजेशन हो गया, तो उसके बाद वो घुलने वाली नहीं है। और अगर वो नहीं घुलेगी तो जब जेम खाएंगे तो जो चीनी के क्रिस्टल है वो हमारे दांतों के नीचे आएंगे। जब आप जेम खाओगे तो उसके चीनी के जो क्रिस्टल है वो हमारे दांतों के नीचे आएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी चीनी ऐड करते जाना है। और साइंटिफिकली बोले तो जब कुकिंग करना स्टार्ट करो, पकाना स्टार्ट करो, तो पहले कितनी चीनी डालोगे, 1/3 डालोगे। जितनी आपने चीनी लेनी है उसका 1/3 पार्ट है वो उसके अंदर ऐड करोगे, वो डालोगे। फिर धीरे धीरे जो बाकी बची हुई है वो आप इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। इस तरह से आप इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़े। जब जेम लगभग पकने वाला होगा तब अपने इसके अंदर क्या मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं। अब अपने क्या करेंगे, इसमें अम्ल यानी एसिड मिलाएंगे। अम्ल या एसिड जो है वो टेस्ट इनहेंसमेंट के लिए मिलाया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, और उसके अलावा कई काम और भी करता है। जैसे मैं बात करूं कि जो जनरली जेम होता है कई बार स्टिकी नेचर का हो जाता है या गमी हो जाता है, स्टिकी हो जाता है या गमी हो जाता है, तो एसिड है उसको स्टिकी या गमी नहीं होने देता, यानी कठोर और ऐसे गम लाइक जैसा हो जाता है, तो वो भी नहीं होने देता है। लेकिन मेनली जो एसिड है, अम्ल है, वो किस पर्पज से मिलाया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए, टेस्ट इनहेंसमेंट के लिए। अगर अकेला TSS यानी मिठास होता है तो खाने में थोड़ा सा मुंह को चढ़ता है। अगर उसमें थोड़ा सा TSS एसिड रेशो बढ़िया होता है तो खाने में बढ़िया लगता है, डिलीशियस लगता है। जनरली आप क्या करेंगे, 1 से 3 ग्राम, 1 to 3 ग्राम, कई बार
कुछ बुक्स में 1.5 भी दे दिया जाता है, कोई बात नहीं, रेंज के अंदर है। 1 to 3 ग्राम पर केजी जेम के हिसाब से अपने क्या करते हैं, जो एसिड है वो ऐड करते हैं। और जनरली जो एसिड ऐड किया जाता है वो सिट्रिक एसिड ऐड किया जाता है। कौन सा एसिड ऐड करेंगे अपने, सिट्रिक एसिड, यानी सिट्रिक अम्ल है वो मिलाया जाता है, जो इसका टेस्ट इनहेंसमेंट भी कर देता है और साथ साथ में इसको गमी या स्टिकी नहीं होने देता है, गोंद जैसा या बहुत ज्यादा ऐसे स्टिकी टाइप का ना वैसा नहीं होने देता है। तो ये भी एक अम्ल का इसमें बेनिफिट मिलता है। अब हमने क्या किया, इसमें जब जेम पकने वाला था, लगभग समझो कि रेडी था ये, उससे थोड़ा सा पहले हमने एसिड ऐड किया। जब जेम पकने वाला होता है उससे थोड़ा सा पहले अपने क्या है, ये एसिड उसके अंदर ऐड करते हैं, यानी मान लो कि बस फिनिश होने वाला है उसके आसपास। यानी लगभग ये मान के चलो कि जब टेम्परेचर जेम का 103 यानी 103 डिग्री सेल्सियस होता है, उस समय अपने सिट्रिक एसिड है वो टेस्ट इनहेंसमेंट के लिए डालते हैं और गमीनेस और स्टिकीनेस को रोकने के लिए डालते हैं। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है जजमेंट ऑफ एंड पॉइंट, यानी अंतिम बिंदु की जांच करना, अंतिम बिंदु की जांच करना, ठीक है। जजमेंट ऑफ एंड पॉइंट या अंतिम बिंदु की जांच करना, इसका मतलब यह है कि आपको यह पता लगाना है कि जेम तैयार है क्या, पक चुका है क्या, अब कुकिंग बंद कर दें क्या। तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, जजमेंट ऑफ एंड पॉइंट बोलते हैं, या फिर अपने इसको क्या बोल देंगे, अंतिम बिंदु की जांच बोल देते हैं। तो इसमें 4 तरह के टेस्ट अपने कॉमन है वो लिए जाते हैं। एक तो होता है TSS टेस्ट। देखो TSS जब कितना हो जाए, 68 डिग्री ब्रिक्स हो जाए, तो समझो कि आपका जो जेम है वो रेडी है, अगर पीछे आपने कंटेंट सही लिया है। एक चीज मैं आपको यहां बताना छोड़ गया था, भी अम्ल है पर केजी जो जेम है उसमें कितना लेते हैं, 1 to 3 ग्राम या 1.5 to 3 ग्राम लेते हैं। कौन सा एसिड लेते हैं, सिट्रिक एसिड लेते हैं। पर्पज क्या है उसका, टेस्ट इनहेंसमेंट है। कब डालते हैं वो उसको, जब जेम पकने वाला होता है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पे, 103 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। और जनरली अपने एसिड यूज कौन सा करते हैं, सिट्रिक एसिड यूज करते हैं। तो टोटल जेम में एसिड परसेंटेज क्या हो जाता है, एसिड परसेंट क्या हो जाता है, ठीक है। ये यहां पे एसिड लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, एसिड परसेंटेज, या फिर हम हिंदी में क्या बोल देंगे, अम्ल प्रतिशत। देखो जो जेम होता है उसमें एसिडिटी जो होती है वो 0.5 to 0.6% होती है। जो जेम है उसके अंदर एसिडिटी कितनी होगी, 0.5 to 0.6% एसिडिटी होती है, अम्लता होती है। और पर केजी के हिसाब से आपसे पूछ ले एसिड कितना डालोगे। ये वेरिएशन क्यों है, ये गैप क्यों है 1 से 3 का बीच। अगर थोड़े फ्रूट एसिडिक नेचर के हैं तो कम एसिड डालना पड़ेगा, अगर फ्रूट में एसिडिक नेचर कम है तो आपको जाहिर सी बात है एसिड आपको ज्यादा डालना पड़ता है। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं तो जेम उस तरह से पकवा रहा हूं जैसे आपको रसोई में पकवाया जा रहा है, कोई ज्यादा अपने साइंटिफिक या लंबी चौड़ी इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं ना। तो TSS है वो एंड, अपने अब चलते हैं एंड पॉइंट पे ना। एंड पॉइंट जो है, अंतिम बिंदु की जो जांच है, उसके लिए 4 टेस्ट अपने यूज करते हैं। एक तो अपने कौन सा करते हैं, TSS टेस्ट काम में लेते हैं। TSS कितना हो जाए तो आपका जो जेम है वो रेडी हो जाता है। 68 डिग्री ब्रिक्स है, मतलब जब ये इतना TSS है तो आपका जेम रेडी है, जेम पक कर तैयार है। नेक्स्ट दूसरा एक अपने टेस्ट लेते हैं, टेम्परेचर टेस्ट। दूसरा टेस्ट अपने कौन सा लेंगे, टेम्परेचर टेस्ट लेंगे। जब जेम का टेम्परेचर जो है वो 105 यानी 105 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तब समझो आपका जेम पककर तैयार है। यहां मैंने डिग्री सेल्सियस में लिखा है, अगला डिग्री फारेनहाइट में पूछ ले तो क्या करें। मैं आपको बताने को तो सीधा डिग्री फारेनहाइट बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपको दोनों चीजें याद नहीं करनी है, सिर्फ सेल्सियस याद रखो और हमेशा फॉर्मूला याद रखो कि डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री फारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं। डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री फारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं, पहले अपनी पूरी प्रोसेस हो जाए, उसके बाद वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अपने को रटने वाला काम नहीं करना, एक बढ़िया तरीके से कोई चीज होती है वो सीखनी होती है। तो टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस पे समझो आपका जेम रेडी है, मतलब तापमान परीक्षण होता है। एक होता है वेट टेस्ट यानी भार परीक्षण, इसको हम क्या बोलेंगे, भार परीक्षण बोलेंगे। देखो भार परीक्षण क्या होता है, जितनी आपने यहां पे शुगर ली है,
जितनी आपको शुगर की यहां पे रिक्वायरमेंट हुई है, चीनी की जितनी रिक्वायरमेंट हुई है आपको, उससे जब 1.5 गुना वजन हो जाए, यानी 1.5 टाइम जब वेट हो जाए, तब अपने क्या करेंगे, समझो कि आपका जैम रेडी है। जितनी आपने शुगर लिया है, जितना आपने चीनी लिया, उसका 1.5 गुना 1.5 टाइम वेट हो जाए, तो समझो आपका जो जैम है वो पकाकर रेडी है। अब कुछ इसमें बाकी नहीं बचा। बट ये जब आप नॉर्मली जब जैम बनाते हैं तो ये टेस्ट काम में नहीं लेंगे, बीच में उतार के उसका वेट वगैरह तो करने वाले नहीं है ना, तो ये थोड़ा मुश्किल टेस्ट है, इसको अपने जनरली प्रैक्टिकली नहीं काम में लेते हैं। उसके बाद एक होता है ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट, इसको आप बूंद परीक्षण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बूंद परीक्षण भी बोल देते हैं। ड्रॉप टेस्ट या फिर क्या बोलेंगे, बूंद परीक्षण। ये बड़ा सिंपल टेस्ट है। देखो हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, ये बीकर है, इसमें वाटर पानी लिया, और अब क्या करेंगे, हम इसमें जैम की एक ड्रॉप डालते हैं। ये जो ड्रॉप डालेंगे तो ये सीधी सीधी नीचे आके पानी में बगैर घुले हुए, बिना सोल्यूबल हुए नीचे अगर बैठ जाती है, नीचे सेटल हो जाती है, तो समझो जैम आपका तैयार है, रेडी है, और इसको कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर इस ड्रॉप को आप डालते हो इस पानी के अंदर और वो इसके अंदर डाइल्यूट होती है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है, डाइल्यूट होती हुई जाती है, अभी जैम को कुकिंग करने की और नीड पड़ेगी। तो ये जो 4 टेस्ट है ये एंड पॉइंट की जांच करने के लिए होते हैं, अंतिम बिंदु की जांच करने के लिए होते हैं। अगर आपने यहां पाया कि आपका जैम रेडी है, अब क्या करोगे, आपने ये पाया कि जैम रेडी है आपका, नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो, जार में भरोगे, फिलिंग इन जार, यहां लिख देता हूं, जार में भर दोगे। जार में भरते समय ध्यान रखना है, हम ज्यादातर ग्लास जार ही काम में लेते हैं। बेस्ट जो पैकेजिंग मटेरियल होता है जैम के लिए वो कौन सा होता है, ग्लास जार, कांच के जार होते हैं। लेकिन गर्म जैम उसमें मत डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो जार होते हैं वो सिलिका ग्लास वाले होते हैं, लेबोरेटरी ग्लास, शुद्ध ग्लास नहीं होता है, उसमें सिलिका ऐड होती है जिससे मजबूती मिलती है। लेकिन सिलिका की एक कमी होती है कि उसके अंदर कोई गर्म चीज डालते हैं तो वो सिकुड़ती है, तो आप गर्म जैम डाल दोगे तो वो जार टूटने के चांसेस बन जाते हैं, इसलिए आप ठंडा करके उसके अंदर डालोगे। करोगे, सीलिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली जो कूल एंड ड्राई पहले से है, यानी ठंडा, कूल एंड ड्राई जो पहले से है, यानी ठंडा व थोड़ा शुष्क स्थान है, वहां पे ज्यादा शुष्क नहीं, ठीक ठाक, ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, वहां पे इसको आप भंडारित कर देंगे। अगर आपने 80% से ज्यादा, अगर आपने इसको 80% से ज्यादा मॉइस्चर पे स्टोर कर दिया है, अगर आपने इसको 80% से ज्यादा मॉइस्चर यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर का यहां मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी से बोल रहा हूं, ठीक है, मॉइस्चर तो अपने सॉइल में बोल देते हैं, किसी और कमोडिटी में बोल देते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ठीक रहेगा, अपेक्षिक आर्द्रता ठीक रहेगा। अगर आपने 80% से ज्यादा अपेक्षिक आर्द्रता पर इसको स्टोर कर दिया तो इसमें मोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जो मोल्ड है वो इसमें ग्रो कर सकते हैं और इसको खराब कर सकते हैं। तो ये पूरी जैम बनाने की मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, पूरे का पूरा जैम। देखो अब फटाफट बताता हूं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फ्रूट करेंगे, सबसे बेहतरीन फ्रूट सेब, एप्पल, दूसरा स्ट्रॉबेरी, तीसरा पाइनएप्पल, चौथा बनाना। कौन सी स्टेज पे, राइप स्टेज पे। ज्यादातर जो जैम है वो किससे बनता है, वो पके हुए फलों से बनता है और मीठे फलों से बनता है, इसलिए हम कहां पे हार्वेस्ट करेंगे, राइप स्टेज पे हार्वेस्ट करेंगे। उसके बाद सफाई कोई करनी है, कोई उसमें गंदगी वंदगी ना आ जाए, सफाई करेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन, छिलका उतारना है, पिलिंग करना है, कोर भाग बीच में से निकालना है, जो कठोर वठोर भाग है वो निकाल दिया। उसके बाद हम ब्लांचिंग करेंगे। ब्लांचिंग मेनली तो वेजिटेबल्स के लिए बनी है, लेकिन फ्रूट में भी जो सिरपिंग नेचर के नहीं होते हैं, यानी जो बहते नहीं है, यानी तरल स्वभाव के नहीं होते, उनमें भी ब्लांचिंग की जाती है। ब्लांचिंग का मेन ऑब्जेक्ट, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रंग को परिरक्षित करना, यानी कलर को प्रिजर्व करना होता है। सामान्य 3 से 5 मिनट के लिए अपने ब्लांचिंग करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा कठोर प्रकृति का फल होता है, जैसे आंवला होता है या फिर खजूर होता है, तो इनमें 5 से 10 मिनट के लिए भी ब्लांचिंग में जा सकते हैं, ताकि सॉफ्टनेस है वो अच्छी आ जाए। 5 से 10 मिनट सिर्फ जो हार्डी नेचर के, बाकी में नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पल्प है उसको क्रैश कर लेंगे, जो फल है टुकड़े हैं उनको क्रैश कर लेंगे। उसके बाद चीनी मिलाकर पकाना स्टार्ट कर देंगे, और चीनी मिला के एक साथ चीनी डालोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, क्रेमलाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। चीनी जो है वो क्रेमलाइज हो जाएगी, वो नहीं होने देनी है, क्योंकि ये बर्तन के साथ लग के जल जाएगी, फिर क्रिस्टल बन जाएंगे। जैम खाओगे तो कट कट की आवाज आएगी, वो बढ़िया नहीं है, वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद क्या करोगे, धीरे 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 सारी चीनी ऐड करते जाओगे, और उसके बाद जब जैम पकने वाला हो, 105 पे पक जाता है, 105 पे तैयार है जैम। हम 103 पे 103 डिग्री सेल्सियस पे जितना एसिड मिलाना है उतना एसिड मिला देंगे। सामान्यतः 1 kg जैम के अंदर, 1 किलो जैम के अंदर अपने 1 से 3 ग्राम, 1 to 3 ग्राम है वो सिट्रिक एसिड है, वो स्वाद बढ़ाने के लिए। और जो जैम है वो स्टिकी ना
हो जाए या गमी न हो जाए, इससे बचने के लिए भी इसको ऐड किया जाता है। टेस्ट तो इनहेंस होता ही है, जिस प्रोडक्ट का टीएसएस एसिड रेशियो शर्करा अम्ल अनुपात बढ़िया होता है वो खाने में जोरदार होता है। फिर हम बात करेंगे अंतिम बिंदु की जांच, जजमेंट ऑफ एंड पॉइंट। अंतिम बिंदु की जांच में एक टीएसएस टेस्ट होता है। जब 68 डिग्री ब्रिक्स आपका टीएसएस हो जाए तो समझो जेम पक के तैयार है। टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो समझो जेम पक के तैयार है। वेट टेस्ट, जितनी आपने चीनी लिया, जितना आपने शुगर लिया है, भार परीक्षण बोलते हैं इसको, है ना, जितना चीनी जितना शुगर लिया उसके 1.5 गुना वजन हो जाए तो समझो जेम पककर तैयार है। एक होता है ड्रॉप टेस्ट, पानी के अंदर बूंद डाल के देखोगे फटाफट नीचे जाके सेटल हो गई तो समझो आपका जेम तैयार है। अगर वो पानी में घुलती घुलती डाइल्यूट हो रही है, इसका मतलब थोड़ा इसको और कुक करो, जब नहीं घुले तो आपका जेम तैयार हो जाएगा। फिर कांच के जार में भरो, गर्म नहीं भरना है, नहीं तो जार टूट सकता है। फिर उसको सील करो, सील करने के बाद कूल एंड ड्राई पैलेस पे उसको स्टोर कर दो। अगर आपने 80% से ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे स्टोर कर दिया तो मोल्ड की प्रॉब्लम आपके यहां पर आ सकती है। और मेन चीज है जेम का कंटेंट। फ्रूट पल्प यानी फल गुद्दा से जेम बनता है, ध्यान रखिएगा। जेली रस से बनती है और जो जेम है वो किससे बनता है? फ्रूट पल्प से, गुद्दा से बनता है। कितना फ्रूट पल्प आप काम में लेते हैं? 45% लेते हैं। टीएसएस कितना लेते हैं? 68 डिग्री ब्रिक्स लेते हैं, यानी 68 डिग्री ब्रिक्स। चीनी का प्रतिशत पूछ ले तो 68% बोल सकते हो। टीएसएस टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस बोले तो 68 डिग्री ब्रिक्स। बराबर ही होते हैं डिग्री ब्रिक्स और परसेंटेज। वाटर, चाहे आप जेली बना रहे हैं चाहे जेम बना रहे हैं, वाटर कंटेंट कितना होगा? 33 to 38, यानी पानी की मात्रा 33 से 38% होती है। इन्वर्ट शुगर, जितनी चीनी ले रहे हो उसमें से इन्वर्जन कम से कम कितना होना चाहिए? 30 से 50। वो आपके जो जेम होगा उसकी क्वालिटी बढ़ाएगा, उसका टेस्ट बढ़ाएगा, शानदार बनाएगा, साफ सुथरा बनाएगा। अमल का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 0.5 से 0.6% होना चाहिए। ये सारे का सारा आपका जेम बनाने की प्रक्रिया हो चुकी है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कभी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर जेम से संबंधित कुछ और भी बताता हूं मैं आपको, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। मैंने इतने में पानी पी लिया, ये भी फायदा ले लिया ना, फटाफट हो गया होगा स्क्रीनशॉट, है ना। नहीं हुआ तो एक बार पॉज करके पीछे करके भी स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो। तो ये मैंने आपको जेम की पूरी प्रोसेस बता दी। अब जाहिर सी बात है, जेम बनाओगे तो प्रॉब्लम तो आ सकती है। भी जेम बनाओगे तो प्रॉब्लम तो आ ही सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है? क्लियर है? ये कर रहे हैं इसको क्लीन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैं कोई पीडीएफ नहीं डालने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ही लेना है आपको, है ना। आप उम्मीद वो मैसेज करते रहते हैं सर पीडीएफ है ना, नहीं स्क्रीनशॉट, है ना। कुछ मेहनत करिए, काम आएगी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट अपने अब बात करते हैं जेम में प्रॉब्लम क्या आ सकती है। तो देखो जेम है वो क्रिस्टलीय हो सकता है। क्रिस्टलीय फिर उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अगर जेम क्रिस्टलीय है तो उसका टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। क्रिस्टलीय यानी जैसे चीनी के दाने होते हैं उसके समान जो हो जाता है उसको अपने क्या बोल देते हैं? क्रिस्टलीय बोल देते हैं। क्रिस्टलीय बनने का एक कारण तो ये होता है कि इन्वर्ट शुगर है वो 30% से कम है तो वो क्रिस्टलीय हो सकता है। इसलिए इन्वर्ट शुगर कितनी होनी चाहिए? 30 से 50 के बीच में होनी चाहिए। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जेम, जेम में क्रिस्टल बनना, इन्वर्ट शुगर कम है तो। दूसरा, आपने शुगर ज्यादा ऐड करके और ज्यादा पका दिया है तो भी उसमें क्या हो जाएगा? क्रिस्टल बन जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट है उसमें आप ज्यादा, जरूर से ज्यादा पका देते हो तो उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं। और अगर आपने क्या किया है, चीनी भी ज्यादा ऐड कर दी है तो भी क्रिस्टल बन सकते हैं। और उसके अलावा आपने चीनी को जला दिया है, एक साथ सारी ऐड कर दी है, तो मैंने क्या कहा था, चीनी का क्या हो जाता है? जनरली क्रेमलाइजेशन हो जाता है। जनरली क्या हो जाएगा? क्रेमलाइजेशन हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है स्टिकी या फिर गमी जेम, यानी स्टिकी, कठोर या गम गोंद जैसा जेम है वो कैसे तैयार होता है? देखो स्टिकी या गमी जो जेम है, अगर आप ज्यादा चीनी ऐड कर देते हैं तो ज्यादा सिरपिंग हो जाती है, यानी ज्यादा ऐसे चाशनी टाइप का बन जाता है ना। तो उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? वैसे जेम के लिए पैक्टिन कोई जरूरी नहीं होता है, जेली के लिए पैक्टिन है वो एसेंशियल है, क्योंकि जेली को जमाने का काम कौन करता है? पैक्टिन करता है। लेकिन फिर भी जेम में पैक्टिन हो जाएगा तो बढ़िया जेम तैयार होता है। तो ये गमी या स्टिकी या जो सिरपी जेल है उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? पैक्टिन ऐड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं? एसिड है यानी जो अम्ल है वो भी मिला सकते हैं, जिससे आप स्टिकी या गमी जेम से बच जाओगे। नेक्स्ट अगली जो प्रॉब्लम आती है प्री मैच्योर सेटिंग, यानी अभी हमने उसको एंड पॉइंट तक लेके ही नहीं गए, 105 तक लेके नहीं गए, जेम पहले ही पक के तैयार है। जेम जो है वो पहले ही पक कर तैयार है। ऐसी प्रॉब्लम कब आ सकती है? भी आप उसको एंड पॉइंट तक तो लेके नहीं गए, 105 तक तो लेके नहीं गए, और उससे पहले ही वो क्या है, मतलब
तैयार हो गया। ये कब होता है? जब आप चीनी की मात्रा कम लेते हैं, टोटल सोल्यूबल सॉलिड कम लेते हैं, अम्ल की मात्रा कम लेते हैं, या फिर आप पैक्टिन ज्यादा ले लेते हैं, या पैक्टिन ज्यादा, क्योंकि पैक्टिन जमाने का काम करेगा। आपने जरूर से ज्यादा पैक्टिन ले लिया तो जाहिर सी बात है कि अपना जो जैम है वो जरूर से पहले ही पक जाएगा। तो इसका जो इलाज है वो क्या है? एडिंग ऑफ शुगर। अगर आपका जैम पहले पक रहा है तो उसमें कुछ चीनी और मिला दीजिए, शुगर और ऐड कर दीजिए। अब आपका जैम है वो समय से पहले नहीं जमेगा, प्री मैच्योर सेटिंग नहीं होगी। दोबारा प्री मैच्योर सेटिंग यानी जैम का समय से पहले जमना। कारण क्या है? चीनी की कम मात्रा यानी टीएसएस कम लेना, यानी शुगर है वो कम लेना। इलाज क्या है? भी जो आप पैक्टिन आपने ज्यादा ऐड कर दिया उसका तो कोई इलाज नहीं है, बट अब पहले जम रहा है तो चीनी थोड़ी और ऐड कर दो, अब वो नहीं जमेगा, एंड पॉइंट पे ही जाके जमेगा। ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा एक जनरली क्या प्रॉब्लम होती है, जो सरफेस होती है वो श्रिंकेज हो जाती है, या फिर अपने जिसको ग्रेइंग बोलते हैं, सरफेस ग्रेइंग हो जाता है। सरफेस ग्रेइंग या जो सतह होती है वो सिकुड़ जाती है, ऐसे ना श्रिंकेज हो जाता है। वैसे तो हमें हमेशा प्रोसेसिंग प्रोडक्ट कूल एंड ड्राई पैलेस पे रखने चाहिए, यानी थोड़े शुष्क और थोड़े ठंडे स्थान पे रखने चाहिए। ज़्यादा अपेक्षित आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोल्ड को प्रेरित करेगी, जिससे अपना जैम खराब हो जाता है, मैंने बताया था। लेकिन आप टेम्परेचर बहुत कम यानी मान लो 0 या इससे नीचे जैम को रख देते हो तो वो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो एक जो ग्रेइंग होती है या फिर जो श्रिंकेज यानी सिकुड़न जो होती है वो एक तो इस कारण से होती है। दूसरा, आपने जैम को ज़्यादा समय खुला छोड़ दिया, उसका सतह से इवोपरेशन हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, तो उससे सतह क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। ये भी जैम में प्रॉब्लम हो जाती है। जैम में मोल्ड भी लग जाता है। मोल्ड लगने की प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा था आप ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे उसको स्टोर कर देते हो तो उसमें मोल्ड लग जाता है। उसके अलावा कई बार जैम में ब्लैकिंग हो जाती है। जो ब्लैकिंग होती है वो आप अगर आयरन यानी लोहे के बर्तन काम में लेते हो तो उस समय आपको ब्लैकिंग भी देखने को मिलती है। तो जो आयरन यूटेंसिल होते हैं, लोहे के जो बर्तन होते हैं, उनको आपको अवॉइड करना होता है। अब हम बात करें कि जैम प्रिजर्व किससे होता है। जब हम बात करते हैं कि जब शुगर 65% से ज्यादा होता है तो प्रिजर्वेटिव का काम करती है, तो इसमें तो 68% है, तो जैम प्रिजर्व किससे हुआ? शुगर से प्रिजर्व होता है। जैम होता है वो शुगर से प्रिजर्व होता है। क्लियर है? यहां पे ये अपना जैम कंप्लीट होता है। मेरे को लगता है कि मैंने इसमें कोई चीज छोड़ी नहीं है। अगर आपको कोई और एडिशनल चीज आती है या कुछ रह गया है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अब हम जेली की बात करेंगे, बट जेली से पहले मैंने कहा था इसका एंड पॉइंट कितना होता है जी? एंड पॉइंट होता है 105 डिग्री सेल्सियस। आपसे डिग्री फारेनहाइट में क्या पूछ लिया तो आप क्या करेंगे? अब डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री फारेनहाइट में बदलना चाहते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, ये इस तरह से लिखेंगे आप और ये कर देंगे। ये फॉर्मूला आपका डिग्री सेल्सियस से डिग्री फारेनहाइट में बदलने का है। देख लेते हैं, क्या पता हम भी बदल पाए, है ना? कोशिश करते हैं बदलने की। डिग्री फारेनहाइट में हमें करना है तो 9/5, 9 डिवाइड बाय 5। डिग्री सेल्सियस आपका कितना है? 105, और इसके बाद हम इसमें 32 ऐड कर देंगे। अब अपने इसको काटेंगे तो कितने से कट जाएगा? 21 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा, और 21 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 189 आएगा, और आप इसमें 32 जोड़ देंगे। 32 जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? यहां पे 9 और 2 11 हो गए हैं, और 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 और 3 11, तो एक उधर वाला आ जाएगा अपने 12 ना। अब बचा 1 यानी 2। कितने डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा? 221 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। समझ गए होंगे आप? या तो एंड पॉइंट 105 डिग्री सेल्सियस है, या फिर कितना है अपना? 221 डिग्री फारेनहाइट है। अब बाकी में मैं सभी के अंदर एंड पॉइंट की बात करूंगा तो डिग्री सेल्सियस में बात करूंगा। डिग्री फारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला ये है। डिग्री फारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला यह है, लेकिन कल को आपको डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना पड़ जाए तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? आपको डिग्री फारेनहाइट में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। बस फॉर्मूले को उल्टा कर दो ना, वहां 9/5 था, यहां 5/9 कर दो ना। उसके बाद आप क्या करेंगे? यहां पे जितना भी फारेनहाइट था उसमें से 32 घटाएंगे और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये है डिग्री फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने का, और ये फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस से डिग्री फारेनहाइट में बदलने का। अब बता दीजिए, कुछ बचा है तो कर लेते हैं डिस्कस। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बचा है। अब अपने नंबर आने देते हैं जेली का। जेली डिस्कस करने के बाद जैम और जेली का डिफरेंस बताएंगे। मेरे हिसाब से आप पहले ही समझ जाओगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं तो बताऊंगा, बताने की आदत पड़ गई है। तो चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं जेली। ठीक है, जैम की बात हो गई है, नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं जेली।
हिंदी में भी बता देता हूं, जेली को अपने क्या बोलते हैं, अवलेह बोलते हैं। एक चीज आपको माइंड में रखनी है, जैसे मैंने कहा था जैम जो होता है वो किससे बनता है, पल्प से, फ्रूट पल्प से बनता है, यानी फलों के गुद्दे से बनता है, ठीक है, फलों के गुद्दा से बनता है। वहीं पे अगर हम जेली की बात करें तो जेली जो जनरली है वो किससे बनता है, फ्रूट जूस से बनता है, फ्रूट जूस। अब देखो पल्प है, उसका सॉलिडिफिकेशन तो हो रखा है पहले से, ये तो सॉलिड होता है, या सेमी सॉलिड को सॉलिड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, उसका जो वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है तो सॉलिड हो जाता है। जेली में देखो सबसे टफ टास्क क्या होता है, सबसे मुश्किल काम क्या होता है, जो जूस है, लिक्विड है, उसको आपको सेटल करना है, जो लिक्विड है वो उसको आपको सेटल करना है। तो यहाँ पे अपने को एक सॉलिडिफाइंग एजेंट की नीड होती है, यानी इसको जमाने वाले की नीड होती है, और इसको जमाने का जो काम करता है वो कौन करता है, पैक्टीन करेगा। कौन करेगा, जो पैक्टीन होता है, पैक्टीन जो होता है वो इस जूस को जमाने का काम करेगा। तो ये चीज मेन है कि जो जेली होती है उसके अंदर सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में पैक्टिन काम आता है। तो जो जेली है वो मेनली रिच पैक्टिन वाले जो फ्रूट होते हैं, जिनमें पैक्टिन ज्यादा होता है, जिनमें पैक्टिन कंटेंट ज्यादा होता है, उन्हीं से बेस्ट जेली अपने तैयार होती है। जैसे जनरली आप पढ़ते हो कि जो बेस्ट जेली है वो किससे बनती है, गुआवा से बनती है, और भी बहुत सारे फ्रूट है उनसे भी बनेगी, लेकिन सबसे बढ़िया किससे बनती है, गुआवा से, क्योंकि गुआवा में जो पैक्टिन कंटेंट है वो अच्छा है। इसलिए आप सोच के देखिए, लिक्विड है उसको सेटल करना है, तरल है उसको जमाना है, तो सॉलिडिफाइंग एजेंट चाहिए, और सॉलिडिफाइंग एजेंट जिसमें ज्यादा होगा, यानी पैक्टिन जिसमें ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसी की जो जेली है वो सबसे बेहतरीन बनने वाली है। ये डिफरेंस आपको मेजर ध्यान में रखना है कि जेम है वो पल्प से बनता है, यानी गुद्दा से बनता है, और जेली है वो फ्रूट जूस से, यानी फल रस से बनती है। किससे बनती है, ये जनरली फल रस से बनती है। एक मेजर डिफरेंस होता है। जो जेम होता है अगर उसमें पैक्टिन होगा तो बेहतरीन बनेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन पैक्टिन होना कोई जरूरी नहीं होता है। वहीं पे जेली है उसमें पैक्टिन के बगैर काम ही नहीं चलना है, पैक्टिन होगा तो ही बढ़िया जेली बनेगी, नहीं तो जेली बनने वाली ही नहीं है। पैक्टिन होगा तो बढ़िया जेली बनेगी, नहीं तो जेली जनरली बनने वाली ही नहीं है। तो जेली बनने के लिए पैक्टिन एसेंशियल है, यानी जेली के लिए जो पैक्टिन कंपोनेंट्स है वो क्या है, होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब जो जेम है वो किससे बन रहा है, पल्प या गुद्दा से बन रहा है। पल्प या गुद्दा से बन रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें सॉलिड पार्टिकल है, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, जनरली ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जो जेम होता है वो अपारदर्शी होता है, यानी नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, ध्यान रखिएगा। जेली है वो जूस से बन रही है, और जब अपने जूस निकालते हैं फ्रूट से या किसी वेजिटेबल्स की भी आप बना रहे हो, वैसे वेजिटेबल काम में नहीं लेते हैं, मेनली फ्रूट ही काम में लेते हैं, तो उसके बाद हम जूस को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, यानी छानते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। सिंपल क्लॉथ से फिल्टर कर लिया जाता है, कपड़े से छान लिया जाता है, तो जूस होगा वो क्लियर होगा, और इससे जब जेली बनेगी तो क्या होगा, सिंपली ये एक तो सेमी सॉलिड होगी, क्योंकि लिक्विड को आप सेटल कर रहे हो तो वो 100% सॉलिड नहीं है, बीच की पोजीशन में होगा सॉलिड और लिक्विड, जिसको अपने सेमी सॉलिड बोलते हैं या जेली स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, यानी आर पार क्लियर तो नहीं दिखता, लेकिन धुंधला धुंधला कुछ ना कुछ तो दिखता रहता है ना। तो जेली होती है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, और जेम होता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, यानी जो जेम होता है वो अपारदर्शी होता है, और जेली होती है वो क्या होती है, अर्धपारदर्शी होती है। ये इसी से अपने को पता लग रहा है, जेम है वो पल्प गुद्दा से बनता है, इसलिए वो पारदर्शी नहीं होता, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। जेली है वो क्लियर फ्रूट जूस से बनती है, फल रस से बनती है, तो जाहिर सी बात है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, अर्ध पारदर्शी होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जेली बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, पैक्टिन। अब थोड़ी सी पैक्टिन से रिलेटेड कहानी अपने बात कर लेते हैं। एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जो जेली बनती है वो ज्यादा पैक्टिन और ज्यादा एसिड वाले फ्रूट से बनती है। जो जेली बनती है वो रिच पैक्टिन और रिच एसिडिक नेचर के जो फ्रूट है उनसे बढ़िया बनती है। जेली है उसके बनाने के लिए सबसे बढ़िया फ्रूट कौन से हैं, जिनमें क्या है, पैक्टिन भी रिच हो और एसिड भी रिच हो, यानी ज्यादा पैक्टिन हो, ज्यादा अम्ल हो, उन्हीं से क्या होगा, बेहतरीन जेली तैयार होती है। जैसे मैंने जेम के लिए आपको बताया, जो स्वीट फ्रूट होते हैं उनसे बेहतरीन जेम तैयार होता है, वैसे ही जेली किससे बढ़िया तैयार होती है, जिसमें पैक्टिन भी ज्यादा हो और एसिड भी ज्यादा हो। इस आधार पर पैक्टिन और एसिड के प्रेजेंस के आधार पर अपने जो है वो फ्रूट को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फलों के अंदर पैक्टिन व अम्ल की मात्रा के आधार पर उनको 4 भागों में बांटते हैं। पैक्टिन और एसिड की प्रेजेंस के आधार पर अपने जो फ्रूट है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखिए
सबसे पहला कौन सा है? फ्रूट रिच इन पैक्टिन एंड एसिड। ऐसे फल जिनके अंदर पैक्टिन भी बहुत है और अम्ल भी बहुत है, वो फल कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है श्योर एप्पल आता है, या क्रैब एप्पल होता है वो आता है, सिट्रस यानी सारे नींबू वर्गीय आते हैं, उसके अलावा ग्रेप्स अंगूर आता है, और बेरी के अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक तो गोसबेरी आती है, ठीक है, और एक कार्नबेरी आती है। एक तो गोसबेरी आती है और दूसरी कौन सी आती है? कार्नबेरी आती है। बेरी में दो, गोसबेरी और दूसरा कौन सा होता है? कार्नबेरी आता है। तो ये फ्रूट होते हैं, इनके अंदर पैक्टिन भी अच्छा होता है और एसिड भी अच्छा होता है। याद रखना, सोर एप्पल या फिर अपने क्रैब एप्पल बोल देंगे। सिट्रस, सिट्रस में जितने भी सिट्रस आ जाते हैं, मेनली मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज से अपने जेली बनाते हैं। ग्रेप्स आ जाता है, कार्नबेरी आ जाती है और गोसबेरी आ जाती है। ये रिच पैक्टिन और रिच इन एसिड होते हैं। नेक्स्ट अगली जो कैटेगरी आती है जिनमें रिच इन पैक्टिन बट लो इन एसिड, ऐसे फल जिनमें पैक्टिन तो अच्छा होता है लेकिन अम्ल कम होता है। पैक्टिन अच्छा होता है लेकिन अम्ल कम होता है, ठीक है। ऐसे फ्रूट कौन से हैं? ग्वावा यानी अमरूद, एप्पल यानी सेब, और अनराइप बनाना यानी कच्चा केला, शोर चेरी यानी खट्टी चेरी, फिग यानी अंजीर, पियर यानी नाशपाती, लोकट यानी लोकट। ये ऐसे फ्रूट है जिनमें पैक्टिन तो बहुत है लेकिन एसिड कम है। हमने कहा था कि सबसे बढ़िया जो जेली है वो किसकी बनती है? जिसमें पैक्टिन भी ज्यादा हो, एसिड भी ज्यादा हो। लेकिन हम दूसरी तरफ क्या कहते हैं? जो बेस्ट जेली बनती है वो किससे बनती है? ग्वावा से बनती है। अब ग्वावा में पैक्टिन तो बहुत है लेकिन एसिड कम है। सभी फ्रूट में सबसे ज्यादा जैसे पैक्टिन आपको देखने को मिलता है, ग्वावा के अंदर भी देखने को मिलता है। जनरली मैं बात करूं तो जो कस्टर्ड एप्पल है उसमें भी ठीक ठाक पैक्टिन मिल जाता है। जो उसके अलावा जैक फ्रूट होता है उसमें भी पैक्टिन अच्छा होता है, लेकिन ग्वावा का जो पैक्टिन होता है वो शानदार होता है। एसिड तो अपने ऐड कर देंगे, एसिड तो वो क्या है? अपने ऐड कर देंगे। ग्वावा क्या है? रिच इन पैक्टिन और लो इन एसिड, यानी पैक्टिन की प्रधानता होती है और इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, फिर भी जेली बनाने के लिए सबसे बढ़िया फ्रूट माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर किसी का नंबर आएगा तो फिर ये कैटेगरी वाले आएंगे। शोर एप्पल आ जाता है, सिट्रस आ जाता है। ग्वावा के बाद सबसे बढ़िया जो जेली तैयार की जाती है वो किसकी तैयार की जाती है? सिट्रस की तैयार की जाती है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे आप सबसे बढ़िया जेली किसकी मान के चलेंगे? सिट्रस की, यानी नींबू वर्गीय फलों की मान के चलेंगे। लेकिन एक नंबर पे किसकी? ग्वावा की। अब ग्वावा देख लो, पैक्टिन में रिच भी है, पैक्टिन में तो रिच है ही है, इसलिए हमने सबसे बढ़िया जेली इसी की मानी है। लेकिन एसिड कंटेंट लो होता है, इसलिए हम इसमें क्या कर देते हैं? एसिड ऐड कर देते हैं। बट सबसे बढ़िया ग्वावा की बनेगी। अदरवाइज रिच इन पैक्टिन और रिच इन एसिड, अधिक पैक्टिन और अधिक अम्ल वाले फलों से ही जो जेली है वो बढ़िया बनती है। उसके बाद ये नीचे वाली दो कैटेगरी है, इनको तो अपने जेली बनाने के काम में इतना लेते नहीं है, और अगर लेंगे तो भी अपने इसमें एसिड कम है तो एसिड ऐड करना पड़ता है, पैक्टिन कम होता है तो पैक्टिन का पाउडर अपने को ऐड करना पड़ता है। जैसे लो इन पैक्टिन, यानी पैक्टिन की मात्रा कम है लेकिन अम्ल की मात्रा ज्यादा है, रिच इन एसिड। ऐसे फ्रूट कौन से हैं? जैसे स्वीट चेरी है, मीठी चेरी है, पाइनएप्पल है, अनानास है। तो इनसे अपने या तो जेली बनाएंगे नहीं, अगर बनाएंगे तो अपने को जो सिंथेटिक पैक्टिन आता है, पैक्टिन का पाउडर आता है, उसको ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट है लो पैक्टिन और लो एसिड। ऐसे फ्रूट से तो बिल्कुल भी जेली नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपको एसिड भी ऐड करना पड़ेगा और जाहिर सी बात है पैक्टिन पाउडर है वो भी ऐड करना पड़ता है। ऐसे फ्रूट कौन से है? एप्रिकॉट यानी खुमानी, पीच यानी पीच बोले तो आड़ू, पोमग्रेनेट यानी अनार, रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी। ये जो फ्रूट है इनके अंदर एसिड परसेंटेज भी लो होता है, पैक्टिन भी लो होता है, तो ये जेली के लिए इतने सुटेबल नहीं होते हैं। बेस्ट है वो ग्वावा है। उसके बाद जो फर्स्ट कैटेगरी अपने हैं ये वाले फ्रूट है वो जेली बनाने के लिए बढ़िया है। विश्व में ग्वावा के बाद अगर सबसे बढ़िया अगर जेली बनती है तो किसकी बनती है? सिट्रस की बनती है, इसलिए अपने सिट्रस को सेकंड पोजीशन में रखा जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये याद रखना है तो पीछे बोर्ड पे क्लियर दिख रहा होगा, बीच में कहीं भी, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम की चीज है, ठीक है। नेक्स्ट अपने अब जेली के प्रोसेस की बात करते हैं। जैसे हमने जैम के प्रोसेस की बात की थी उसी तरह से अपने जेली के प्रोसेस का डिस्कस करते हैं। हालांकि जैम बनाना थोड़ा इजी होता है, जेली बनाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है। किसके कंपेयर में? जैम के, क्योंकि जैम में तो क्या है,
पल्प है, सॉलिड है, उसको अपनी चीनी के साथ कुक कर देना, पका देना है, तो उससे तो सॉलिड मटेरियल ही तैयार होना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेली है वो फ्रूट जूस से, फल रस से बननी है और उसको सेटल करना है, यही सबसे मेन चीज होती है। जेली में मेन चीज ही क्या होती है, जेली का सेटलमेंट, यानी जेली का जमना, और वो ही इसका मेन कैरेक्टर होता है। आगे डिस्कस करेंगे अपने आइडियल जेली की प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी बताएंगे, तो अभी तो सिर्फ आप सुनेंगे और रटने की कोशिश करेंगे। जब अपने पूरी प्रोसेस का डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ये चीजें आसान हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो वही आती है जैसे हमने जेम में लिखा था, क्या लिखा था, सिलेक्शन ऑफ फ्रूट, फलों का चयन, सिलेक्शन ऑफ फ्रूट, फलों का चयन, है ना, फलों का चुनाव। सबसे बेस्ट जो जेली है वो किसकी बनेगी, गुआवा, गुआवा बोले तो अमरूद। उसके बाद अपने किसकी बात कर रहे हैं, सिट्रस की बात कर रहे हैं, सिट्रस बोले तो नींबू वर्गीय फल, है ना, नींबू वर्गीय। सबसे बढ़िया जेली इनकी ही बनती है। अब बात आती है कि कौन सी स्टेज पे अपने फ्रूट को हार्वेस्ट किया जाए। ध्यान दीजिए, जो कच्चा फल होता है उसमें होता है पैक्टिक अम्ल, पैक्टिक अम्ल यानी पैक्टिक एसिड होता है, पैक्टिक एसिड होता है। अनराइप जो फ्रूट होता है, कच्चा बोले तो अनराइप, अनराइप होता है, उसमें पैक्टिक अम्ल होता है। ये क्या है, जनरली जो सेमी राइप कंडीशन आती है, सेमी राइप, सेमी राइप को अपने क्या बोल देंगे, अर्ध पका हुआ। सेमी राइप कंडीशन में ये चेंज हो जाता है पैक्टिन में, पैक्टिन, पैक्टिन बोले तो जो हमें जेली के लिए मेन कंपोनेंट्स चाहिए। अगर अपना फ्रूट राइप हो गया, पक गया, अगर अपना फ्रूट राइप हो गया यानी फल पका हुआ है, तब उसके अंदर ये पैक्टिन है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटोपैक्टिन में। किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटोपैक्टिन में चेंज हो जाता है, प्रोटोपैक्टिन के अंदर चेंज हो जाता है। और हमें क्या चाहिए, पैक्टिन चाहिए। पकने के बाद तो प्रोटोपैक्टिन, ये तो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है, पैक्टिन है, क्योंकि पैक्टिन है वो जेली बनाने के लिए मस्ट है। तो आप समझ गए होंगे, जो फल है उसकी तुड़ाई यानी जो फ्रूट है उसकी हार्वेस्टिंग अपने जेली बनाने के लिए कब करते हैं, अर्ध पक्की अवस्था में, यानी कौन सी में, सेमी राइप स्टेज में करते हैं। सेमी राइप यानी हम बोलेंगे इसको हिंदी में अर्ध पक्की अवस्था में आपको फलों को तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो, जेली बनाने के लिए पैक्टिन बहुत जरूरी है। कच्चे फलों में पैक्टिक एसिड होता है, वो हमारे काम का नहीं होता है, और पक्के फलों में प्रोटोपैक्टिन होता है, वो भी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का है पैक्टिन, और वो कौन सी स्टेज में आपको मिलेगा, सेमी राइप यानी अर्ध पक्की अवस्था के अंदर मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा भी अपने जेली बनाने के लिए फ्रूट को कब हार्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ फ्रूट तो हो गया, सिलेक्शन ऑफ फ्रूट तो अपना हो गया भी। हमें ऐसे फ्रूट लेने हैं जिनमें हाई यानी रिच पैक्टिन हो, यानी ज्यादा पैक्टिन और ज्यादा अम्ल हो, ऐसे फलों का चुनाव करना है और उन्हें सेमी राइप स्टेज पे अर्ध पक्की अवस्था पे तोड़ना है। सबसे बेस्ट है वो गुआवा है, और उसके बाद सेकंड है वो सिट्रस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग बोले तो अपने स्पाई करेंगे, जैसा जेम में बताया था उस तरह से स्पाई की जाती है। ठीक है, दोबारा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी नहीं है। उसके बाद हम करेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या करना है अपने को, देखो एक चीज ध्यान रखना है, जो पैक्टिन होता है वो जो फलों का पील होता है यानी जो छिलका होता है, ये जैसे मान लो कि ग्रीन छिलका है, इसके नीचे आपको एक व्हाइट सी लेयर देखने को मिलती है, वही क्या होता है, पैक्टिन। जो छिलका होता है इसके नीचे एक व्हाइट लेयर देखने को मिलती है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, पैक्टिन बोलते हैं। तो अगर आपने पीलिंग कर दी, छिलका उतार दिया, तो जो अपना पैक्टिन है वो रिमूव हो जाएगा, फिर बेहतरीन जेली नहीं बनने वाली है, उसके सेटलमेंट में, उसके जमाव में प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए कभी भी प्रिपरेशन के दौरान फलों से छिलका नहीं उतारते हैं। प्रिपरेशन का मतलब है आगे हम इसका जूस निकालने वाले, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस करेंगे। तो जूस आप पूरे फ्रूट का निकालना चाहते हो या फिर उसके पीस करके टुकड़े करके निकालना चाहते हो, वही प्रिपरेशन के अंदर आएगा। हमने प्रिपरेशन किया, उसके टुकड़े किए, अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस यानी फलों से रस निकाल लेंगे। फलों से रस निकालना,
फलों से रस निकालेंगे, उसके बाद हम उसको करेंगे फिल्टर, यानी उसको छानेंगे। छानने के लिए अपने जो क्लॉथ है वो काम में ले लिया जाता है, मसलिन क्लॉथ होता है, बढ़िया होता है, उससे अपने क्या कर लेंगे, इसको छान लेंगे। क्लीन करना चाहिए, देखो वो स्टेप मैं नहीं लिखता हूं, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है, उसको छान लेना चाहिए। अब इस जूस को टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में, तो इसको ढक देना चाहिए, नहीं तो इसमें क्या है, पॉलीफिनोलेज ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से रिएक्शन हो जाती है और इसका कलर और टेस्ट है वो दोनों ही थोड़े से खराब हो जाते हैं। तो जूस को ढक के रखना चाहिए। हमने जूस निकाला और उसके बाद उसको छान लिया। अब हम क्या करें, जूस से पैक्टिन मेजरमेंट करेंगे। जूस से अपने क्या करेंगे, पैक्टिन जांचेंगे। पैक्टिन मेजरमेंट या पैक्टिन एनालिसिस, यानी पैक्टिन जांच करना। अगला काम जो है वो हमारा है पैक्टिन जांच करना। पैक्टिन की जांच करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। एक तो कौन सा, जेल मीटर काम में लेते हैं, और दूसरा जो टेस्ट अपने काम में लेते हैं वो एल्कोहलिक टेस्ट या फिर अपने स्प्रिट टेस्ट काम में लेते हैं। या तो एल्कोहलिक टेस्ट काम में लेते हैं या फिर अपने कौन सा टेस्ट काम में लेंगे, स्प्रिट टेस्ट काम में। जेल मीटर टेस्ट या एल्कोहलिक टेस्ट को ही अपने स्प्रिट टेस्ट बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करें जेल मीटर की, है ना। अब देखो ये जेल मीटर क्या होता है, सिंपली देखते जाना। ये जो जेल मीटर होता है ये एक ग्लास की पिपेट की तरह एक पाइप होती है, जिसमें ऊपर का जो चौड़ा भाग है थोड़ा सा वाइड जो होता है वो थोड़ा कम भाग में होता है, और जो पतला भाग होता है उसकी लंबाई ज्यादा होती है, उसकी लेंथ ज्यादा होती है। ये जो ग्रिथ जिसका ज्यादा है ये टोटल लेंथ का 1/3 होता है, और जिसकी ग्रिथ कम होती है इसकी जो लेंथ होती है टोटल की वो 2/3 होती है। यानी ये 66%, 66% हिस्सा है वो पतला है, और जो चौड़ा भाग है वो कितना है, 1.3 है। इस पे इस तरह से निशान लगा होगा कि आपको जूस यहां तक भरना है। अब इस पे नंबर लगे होते हैं अलग अलग। मैं आपको एक सिंपल बता देता हूं, जैसे मान लो 0.25, 0.5, 0.75 या फिर 1.0 या 1.25, 1.5, इस तरह से इसके अंदर क्या होते हैं, मार्क्स लगे होते हैं। ठीक है। अब आप इसमें क्या करते हो, जैसे इसको हाथ में लेते हो और इसके नीचे से आप अपनी जो फिंगर है, अंगुली है, उससे इसको बंद कर देते हैं। इसमें यहां तक जो निशान दिया हुआ है, मार्क दिया हुआ है, उस तक आप जूस भरेंगे। अब क्या करेंगे, राइट 1 मिनट के लिए इसको फ्लो के लिए छोड़ेंगे, बहने के लिए। इस जूस को आप बहने देंगे। आप सोचिए पैक्टिन आप किस लिए काम में ले रहे हैं, रस को जमाने के लिए, यानी जो जूस है उसको सेटलमेंट करने के लिए रस काम में ले रहे हैं। इसका मतलब पैक्टिन क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है, यानी एक जमाने वाला कारक है। और ये जिस जूस के अंदर प्रेजेंट होगा जाहिर सी बात है वो गाढ़ा होगा। जिस जूस के अंदर पैक्टिन प्रेजेंट होगा, ज्यादा पैक्टिन होगा तो वो क्या होगा, थिक होगा, और पैक्टिन कम होगा तो वो कैसा होगा, थिन। अगर जूस में पैक्टिन ज्यादा है तो वो क्या होगा, थिक होगा, और पैक्टिन कम है तो वो क्या होगा, थिन, यानी पतला होगा। अगर पैक्टिन ज्यादा है तो जूस गाढ़ा है, और पैक्टिन कम है तो जूस क्या होगा, पतला होगा। हम 1 मिनट के लिए इसको बहने के लिए छोड़ते हैं। अगर जूस गाढ़ा होगा तो कम बहेगा, फिर आपको ज्यादा रीडिंग मिलेगी, और अगर जूस पतला यानी पैक्टिन कम है तो वो ज्यादा बह जाएगा, जिसकी वजह से आपको रीडिंग क्या मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। अब देखिए सिंपल सा ध्यान रखिए कि अगर रीडिंग आती है जेल मीटर की 1.25, अगर रीडिंग आती है 1.25, इसका मतलब इसमें जो पैक्टिन कंटेंट है वो कैसा है, गुड, यानी अच्छा है। ठीक है, अच्छा पैक्टिन होगा। अगर रीडिंग कितनी आती है 1.25, इसका मतलब क्या है, पैक्टिन शानदार है, बढ़िया है। अगर रीडिंग आती है 1.0, इसका मतलब पैक्टिन क्या है, एवरेज है। एवरेज बोले तो औसत, ठीक है, एवरेज है। अगर रीडिंग आती है 0.75, इसका मतलब पैक्टिन कंटेंट क्या है, लो बोले तो कम है। और अगर रीडिंग आती है 0.50 या इससे भी कम आती है तो पैक्टिन क्या है, वेरी लो है। अब ये जो जूस है ये हमारा जेली बनाने के लिए ठीक नहीं है। अगर आप इससे जेली बनाना चाहते हो तो आपको इसमें सिंथेटिक पैक्टिन डालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंथेटिक जो पैक्टिन का पाउडर आता है वो डालना पड़ेगा, नहीं तो सीधे जूस से आप जेली नहीं बना सकते हैं। ये हो गया अपना जेल मीटर टेस्ट। नेक्स्ट आता है अल्कोहलिक या स्प्रिट टेस्ट। अल्कोहलिक या स्प्रिट टेस्ट हम क्या करेंगे, एक बीकर लेते हैं,
उसमें अल्कोहल या स्प्रिट डालते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो पैक्टिन है वो अपनी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस अल्कोहल या स्प्रिट में ही देता है। जैसे कुछ लोग आप में से भी तो अल्कोहल ही पी के अच्छी परफॉर्मेंस देते होंगे ना, शादी ब्याह में नागिन डांस वगैरह ये सब चीजें बिना पिए तो शर्म आती है ना, परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हैं, और अल्कोहल के साथ परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आ जाती होगी। तो सेम ऐसे ही कहानी किसकी है, ऐसी ही कहानी है वो पैक्टिन की है। पैक्टिन सबसे बढ़िया जो परफॉर्म करता है वो किसके साथ करता है, अल्कोहल या स्प्रिट के अंदर। आपने जिस जूस का पैक्टिन मेजर करना है उस जूस का 1 चम्मच लोगे और इसके अंदर गिराओगे जो अल्कोहल या स्प्रिट लिए। अगर वो एक ही क्लोट में यानी एक ही ढेले में इकट्ठा हो जाता है, इसका मतलब समझ लो कि पैक्टिन बहुत शानदार है। ये आपके जेल मीटर की जो रीडिंग आई थी ना 1.25 लगभग उसके बराबर है। अगर 1 क्लोट आता है, 1 क्लोट आता है यानी 1 ढेला आता है, इसका मतलब ये होगा। अगर 1 ढेला आता है इसका मतलब क्या है, पैक्टिन है वो बढ़िया है, शानदार है। अगर आपने क्या किया, जो अल्कोहल स्प्रिट है उसमें 1 चम्मच भर के आपने जूस डाला और उसके क्या है, जनरली ऐसे 2 से 3 ढेले बन जाते हैं। यानी कितने क्लोट बन जाते हैं, 2 to 3 क्लोट्स बन जाते हैं, 2 से 3 ढेले बन जाते हैं। इसका मतलब पैक्टिन क्या है, एवरेज है। जेल मीटर की कितनी रीडिंग के बराबर है, लगभग 1 के बराबर है। ठीक है भी, ये मैं बता रहा हूं भी 1 ढेला है तो गुड है, इधर 1.25 था तो गुड था, या 2 से 3 ढेले तो एवरेज है। यहां पे क्या था, 1 रीडिंग थी तो गुड थी। अगर क्या है कि ये ढेले 3 की बजाय 4-5 ऐसे कई सारे दिख जाते हैं, 4-5 ऐसे दिख जाते हैं, इसका मतलब क्या है, पैक्टिन है वो कम है। अगर 4 से 5 क्लोट बन जाते हैं, 4 से 5 ढेले बन जाते हैं तो पैक्टिन कम है। यहां तक आप जेली बना सकते हैं जूस से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने क्या किया कि जो स्प्रिट है या अल्कोहल लिया, उसके अंदर जैसे ही आपने जूस डाला, वो जूस ऐसे छोटी छोटी बिंदुओं में पूरे में बिखर गया, यानी इकट्ठा हुआ ही नहीं, तो ये समझ लो कि इसके अंदर जो पैक्टिन कंटेंट है वो बहुत कम है, वेरी लो है। ये जो जूस है ये सीधा जेली बनाने के काम का नहीं है, इसमें आपको कुछ ना कुछ सिंथेटिक पैक्टिन ऐड करना पड़ेगा, तभी काम का होगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमने ये पैक्टिन जांच ली। पैक्टिन जांच क्यों करते हैं, मेन चीज आती है भी पैक्टिन आपने एनालाइज क्यों किया, इसका रीजन क्या था, या पैक्टिन मेजरमेंट क्यों किया। अकॉर्डिंग टू पैक्टिन ही हम शुगर ऐड करेंगे। अगर पैक्टिन ज्यादा है तो चीनी ज्यादा ऐड कर सकते हो, क्योंकि चीनी है वो करती है सिरपिंग का काम, यानी फैलाने का काम। अगर चीनी ज्यादा डाल दोगे, पैक्टिन कम है तो जेली सेट नहीं होगी, पैक्टिन कम है तो चीनी भी कम डलेगी, और पैक्टिन ज्यादा है तो अपनी चीनी भी ज्यादा डाल सकते हैं। अगर ये रीडिंग आती है और ये क्लोट आते हैं, इसका मतलब है कि आप कितनी चीनी डाल सकते हो, 1.25 kg चीनी डाल सकते हो, यानी 1 किलो 250 ग्राम चीनी आप उपयोग में ले सकते हो। अगर 2 से 3 ढेले या 1 रीडिंग आती है तो आप क्या करोगे, 1 किलो चीनी डालोगे। किसमें, 1 किलो जूस के अंदर। पर केजी जूस की बात चल रही है, 1 kg जूस के अंदर अपने बात करें, 1 kg जूस के अंदर आप क्या करेंगे, अगर रीडिंग 1.25 आई है या फिर 1 क्लोट 1 ढेला आया है तो आप चीनी कितनी लेंगे, 1.25 किलो लेंगे। अगर रीडिंग 1 आई है यानी 2 से 3 ढेले आए हैं तो आप कितनी चीनी काम में ले लोगे, 1 किलो चीनी काम में ले लोगे। अगर लो पैक्टिन आया है, कम पैक्टिन आया है, यानी 0.75 रीडिंग आई है, 4 से 5 ढेले आए हैं, तब आप कितनी चीनी काम में लोगे, 750 ग्राम चीनी काम में लोगे। यानी पैक्टिन के अकॉर्डिंग ही शुगर ऐड किया जाता है। और अगर रीडिंग 0.50 या इससे कम है तो ये जूस अपना जेली बनाने के लिए तो ठीक नहीं है। अगर बना रहे हो तो सिंथेटिक पैक्टिन डालो, जितना पैक्टिन डालते हो फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, चीनी डाल लेंगे। तो आप पैक्टिन मेजरमेंट के लिए 2 टेस्ट करते हैं, एक जेल मीटर जो मैंने आपको यहां बता दिया, ये जेल मीटर टेस्ट था, और दूसरा अल्कोहलिक या स्प्रिट टेस्ट। एक ही बात है, अल्कोहलिक या स्प्रिट टेस्ट है वो भी मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस कर लिया है। इस पार्ट का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, फिर अपने वापस जेली की प्रोसेस पे चलते हैं। हमने पैक्टिन एनालाइज कर लिया और पैक्टिन से हमें पता लग गया कि हमें कितना शुगर ऐड करना है, अपना काम अब आसान हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको यहां से अपने प्रोसेस लिखनी है ना, यहां पे अपने को बोर्ड खाली चाहिए, ये अपने यहाँ पे बोर्ड खाली कर लिया है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट, अब अपने चीनी कितनी डालनी है, शुगर कितना ऐड करना है, ये पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, जूस और शुगर को मिला के ये लो, अब हम करेंगे जूस प्लस
शुगर यानी रस और चीनी को मिला के पकाना स्टार्ट कर देंगे। फल रस कितना काम में लेते हो? फल रस जैम में तो पल्प काम में ले रहे थे 45, जेली में जूस काम में लेते हो, कितना काम में लेते हो? 45। फल रस को अपने क्या बोल देंगे? फ्रूट जूस बोल देंगे। उसके बाद आपको शुगर कितना ऐड करना है? शुगर अगर अपने बात करें TSS की, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, जेली में टोटल सोल्यूबल सॉलिड कितना होता है? 65 डिग्री ब्रिक्स होता है। जेम में कितना था अपने? 68 था। चीनी परसेंट पूछ ले तो 65% बोल देंगे, TSS बोल देंगे, TSS पूछ ले तो 65 डिग्री ब्रिक्स यानी 65 डिग्री ब्रिक्स बोल देंगे। अब इन दोनों को मिला के अपने पकाना स्टार्ट कर देंगे। देखो वाटर जेम जितना ही रखा जाता है कितना होता है? वाटर कंटेंट 33 to 38% होता है। और जेली बनाने के लिए जो मेन चीज होती है वो होती है पैक्टिन। पैक्टिन, जेली के अंदर पैक्टिन परसेंटेज कितना होना चाहिए? पैक्टिन का परसेंटेज कम से कम 0.5 से लेकर 1% पैक्टिन होना चाहिए। ठीक है, 0.5 से लेकर 1% अपना पैक्टिन होना चाहिए। ये कंपोनेंट जेली के लिए। वही हम इस जूस के अंदर एक साथ चीनी नहीं डालेंगे। अगर आपने एक साथ चीनी डाली तो वही जैसा मैंने आपको जेम में बताया वो उसी तरह से जलने लग जाएगी और कैरेमलाइज हो जाएगी। चीनी है वो, शुगर है वो, कैरेमलाइज भूरी पड़ जाएगी, फिर वो घुलेगी नहीं। जब अपने जेली खाएंगे तो अपने मुंह में क्रिस्टल का एहसास होगा। फिर धीरे धीरे एक साथ चीनी नहीं ऐड करोगे, 1/3 करोगे, फिर धीरे धीरे ऐड करते जाओगे। जेली अपने कुकिंग करते जाएंगे, कुकिंग करते जाएंगे। अब अपने क्या है, एंड पॉइंट से थोड़ा सा पहले इसमें अम्ल मिलाएंगे, यानी एसिड है वो डालेंगे। एसिड जनरली अपने 1.5 से 3 ग्राम एसिड है वो पर केजी जेली में काम में लेते हैं। 1.5 से लेकर 3 ग्राम जो एसिड है वो काम में लेंगे। और एसिड कितने टेम्परेचर पे ऐड करते हैं? 103 डिग्री सेल्सियस पर ऐड करते हैं। 103 डिग्री सेल्सियस पर अपने एसिड है वो ऐड करेंगे। वैसे तो जेली के लिए सबसे बेहतरीन जो एसिड होता है वो टार्ट्रिक एसिड होता है। अगर जेली में आप टार्ट्रिक एसिड डालते हो तो सबसे बढ़िया, उसका टेस्ट बहुत शानदार आता है। आपसे पूछ ले बेस्ट एसिड फॉर जेली, यानी जेली बनाने के लिए सबसे बढ़िया अमल कौन सा होता है, तो आप बोलोगे टार्ट्रिक एसिड होता है। लेकिन टार्ट्रिक एसिड इजीली अवेलेबल नहीं है तो हम क्या है, सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। और ये जो एसिड है ये किस लिए काम में लिया जाता है? ये टेस्ट इनहेंसमेंट के लिए काम में लिया जाता है। और भी कई सारे फंक्शन करते हैं, अभी अपने लास्ट में इसकी बात करेंगे। वैसे जेम में मैंने इसकी बात की थी। अब क्या करोगे आप? जजमेंट ऑफ एंड पॉइंट। जजमेंट ऑफ एंड पॉइंट यानी अंतिम बिंदु की जांच करोगे। अंतिम बिंदु की जांच करोगे। लास्ट का काम है अपना अंतिम बिंदु की जांच। इसका मतलब होता है हमें यह देखना है कि जो जेली है वो तैयार हुई या नहीं हुई, है ना। तो सेम वैसे ही टेस्ट है जैसे हमने जेम में बात की थी। एक तो है TSS टेस्ट। जेम में तो 68 होने पर, 68 डिग्री ब्रिक्स होने पर जेम पकता है। और जेली होती है उसमें कितना, 65 डिग्री ब्रिक्स अगर TSS हो जाता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड हो जाता है, तो समझो अपनी जेली है वो पक कर तैयार है। इससे पहले हमने कहा था, इससे पहले हम एसिड ऐड करते हैं तो जेली के अंदर जो एसिड परसेंटेज होता है यानी जो अम्लता प्रतिशत होता है वो जनरली कितना होता है, 0.75 से लेकर 1.0। जेम में कितना था, 0.5 to 0.6 था, 0.5 से 0.6 था। इसमें ज्यादा है, 0.75 से 1.0, यानी जेली थोड़ी खट्टे टेस्ट के लिए होती है। एक आइडियल जेली, एक बेहतरीन जेली के लिए जो पीएच सबसे बढ़िया होता है वो कितना होता है, 3.2 होता है, 3.2। एक बेहतरीन जेली का पीएच कितना होगा, 3.2 होगा, ध्यान रखना है। वापस चलते हैं अपने एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु की जांच। अंतिम बिंदु की जांच में सबसे पहला टेस्ट कौन सा हो गया, TSS टेस्ट होगा। दूसरा जो है वो अपना टेम्परेचर टेस्ट है। अगर टेम्परेचर 105.5 पहुंच जाता है इसका मतलब जेली अपनी पककर तैयार है, जेली रेडी है। जेम में तो 105 था और जेली के अंदर कितना हो जाएगा, 105.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पे अपनी जेली है वो रेडी हो जाती है। ये डिग्री सेल्सियस में, अगर डिग्री फारेनहाइट में निकालना हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उससे कन्वर्ट कर लेना। बताने को तो मैं फारेनहाइट में भी बता सकता हूं लेकिन फिर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे। और देखो पक्की पकाई खाने की आदत छोड़ के थोड़ी पका के खाने की भी आदत अपने को पालनी पड़ेगी। तो उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आपको ये जो डिग्री सेल्सियस है उसको डिग्री फारेनहाइट में बदलना है। नेक्स्ट है वेट टेस्ट। जैसा जेम में था, वेट टेस्ट यानी भार परीक्षण जिसको बोलते हैं, भार परीक्षण जिसको बोलते हैं।
जैसा जैम में था वैसा ही इसके अंदर होता है, वेट टेस्ट होता है। जितना आपने शुगर लिया है उसकी तुलना में अगर 1.5 गुना वजन हो जाता है 1.5 टाइम, अगर उसके 1.5 गुना वजन हो जाता है तो इसका मतलब समझो कि आपकी जो जेली है वो पककर तैयार है। ये वेट टेस्ट वैसा ही है जैसा हमने जैम में बात की थी। नेक्स्ट अपना आता है सीड टेस्ट। सीड टेस्ट ये जैम में नहीं था, चद्दर परीक्षण बोल देते हैं इसको। क्या बोल देंगे अपने इसको? चद्दर परीक्षण बोल देंगे। ये किसमें? जैम में नहीं था, जैम में ड्रॉप टेस्ट था। यहां पे देखो सीड टेस्ट है। देखो सीड टेस्ट क्या होता है देखने की कोशिश करो समझने की। ये मान लो अपना स्पून है और इसमें हमने क्या ली? जेली। इस जेली को नीचे गिराएंगे। अगर जेली ऐसे शीट के रूप में पूरा एक साथ गिरने की कोशिश करे, पूरे का पूरा अगर एक साथ गिरने की कोशिश करे, भी ऐसे टुकड़ों में न गिरे, एक साथ पूरा शीट में पूरी चादर में गिरने की कोशिश करे, तो समझो कि आपकी जेली तैयार है। अगर ये फटाफट से ड्रॉप 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 में गिर जाए तो इसका मतलब अभी जेली को और कुक करने की नीड होती है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं? सीड टेस्ट बोलते हैं। बूंद बूंद करके गिर जाएगी तो अभी जेली को और पकाने की जरूरत है। एक साथ पूरी चादर में या शीट में गिरेगी तो अपने समझ लो कि जेली है वो पूरी तरह से तैयार है, पककर तैयार है। तो जेली का एंड पॉइंट इस तरह से अपने कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अपने क्या करेंगे? जो जार है उनके अंदर फिल करेंगे। जनरली ग्लास जार काम में लेते हैं। जैम जेली के लिए बेहतरीन जो जार होते हैं वो कौन से जार होते हैं? ग्लास जार होते हैं, उनको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ग्लास जार अपने काम में लेंगे। गर्म नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो फटने के चांसेस रहते हैं। फिर अपने उसके बाद क्या करेंगे? सीलिंग, और सीलिंग के बाद क्या करेंगे? स्टोरेज। और स्टोरेज अपने कैसे कंडीशन पे करेंगे? कूल एंड ड्राई पैलेस पे करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा भी ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो जेली में आपको श्रिंकेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये पूरी जेली बनाने की प्रोसेस है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं फटाफट। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फ्रूट यानी फलों का चयन, सबसे बेस्ट अमरूद है। उसके बाद सिट्रस नींबू वर्गीय है। कौन सी स्टेज पे हार्वेस्ट करेंगे? सेमी राइप, अर्ध पक्की में, क्योंकि इस समय इनके अंदर क्या होता है? जनरली जो पैक्टिन कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। फिर सफाई करना है, पानी से धो लिया या क्लोरीन से धो के फिर पानी से धो लिया। प्रिपरेशन में ध्यान रखना है छिलका नहीं उतारेंगे, छिलके के साथ ही जूस निकालेंगे, नहीं तो क्या हो जाता है जनरली अपने जो पैक्टिन है वो तो छिलके के साथ रिमूव हो जाएगा, फिर अपनी जेली जमेगी नहीं। प्रिपरेशन के साथ आपको एक चीज और करनी है जो मैंने जैम में बता दी थी, यहां पे बताई नहीं थी। ब्लांचिंग करनी होती है हमेशा। क्या करनी होती है? ब्लांचिंग। ब्लांचिंग बोले तो विविकरण, सेम ही उद्देश्य होता है ब्लांचिंग का, जैसा हमने जैम में बात की थी। ब्लांचिंग का सेम ही उद्देश्य होता है जैसा जैम में था, भी हमें कलर प्रिजर्व करना है, रंग है उसको परिरक्षित करना है। तो हम क्लीनिंग के बाद क्या करेंगे? प्रिपरेशन के बाद अपने क्या करेंगे? ब्लांचिंग करना जरूरी है, जिससे क्या होगा? ऑक्सीडेशन से, जैसे हमने बात की थी पॉलीफिनोलेज ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, वो ब्राउनिंग कर देता है। तो हम ब्लांचिंग कर देंगे तो ये ब्राउनिंग नहीं होने वाली और जूस भी अच्छा अपने को मिलने वाला है। उसके बाद हम जूस निकालेंगे। जूस निकालने के बाद हम पैक्टिन जज करेंगे, पैक्टिन मेजरमेंट करेंगे, और पैक्टिन निकालने के लिए हम एक जेल मीटर टेस्ट लेते हैं और दूसरा हम एल्कोहलिक या स्प्रिट टेस्ट लेते हैं। जेल मीटर के अंदर मैंने आपको अलग अलग रीडिंग बताई थी, और जो जेल मीटर है उसमें मैंने क्लोट या डेलों के बारे में बताया था और उनका आपस में कंपेयर करके कितना आप शुगर ऐड करते हैं। पैक्टिन मेजरमेंट इसलिए किया जाता है ताकि हम पता लगा सकें कि इसमें शुगर कितना ऐड करना है। जब हमने पैक्टिन मेजरमेंट कर लिया तो हमें पता लग गया शुगर कितना ऐड करना है। जूस और शुगर को मिलाकर कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। वो ही शुगर एक साथ ऐड नहीं करते हैं, शुरू में 1/3 करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके अंदर ऐड करते जाते हैं। एंड पॉइंट से थोड़ा सा पहले उसके अंदर एसिड ऐड कर देते हैं 103 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 103 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। और जनरली 1 kg जो जेली होती है, 1 किलो जेली होती है, उसमें 1.5 से 3 ग्राम जो एसिड होता है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, 1.5 to 3 ग्राम जो एसिड होता है वो ऐड किया जाता है। सबसे बेहतरीन तो टार्ट्रिक एसिड होता है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है तो हम सिट्रिक एसिड से काम चला लेंगे। फिर एंड पॉइंट अपने कैलकुलेट करेंगे। एंड पॉइंट, जजमेंट ऑफ एंड पॉइंट करेंगे, अंतिम बिंदु की जांच। इसमें एक TSS होता है। जब TSS 65 डिग्री ब्रिक्स हो जाता है तो जेली अपनी रेडी है। टेम्परेचर 105.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब अपने जेली तैयार है। वेट टेस्ट, जितनी आपने चीनी ली है, जितना आपने शुगर लिया है, उसका 1.5 गुना यानी 1.5 टाइम वेट हो जाता है तो भी जेली पककर तैयार है। सीड टेस्ट, जब अपने जेली को गिराते हैं, एक साथ गिरने की कोशिश करें सारी तो पककर तैयार है, और फटाफट ड्रॉप बूंद बूंद गिर जाए तो अभी जेली कच्ची है। उसके बाद जार में भरोगे, ग्लास जार यूज किए जाते हैं। फिर आपको कूल एंड ड्राई पैलेस पे इसको स्टोरेज कर देना है। कंटेंट की बात करें तो जनरली जेली है वो जूस से बनती है। 45% जो है वो जूस रखा जाता है। TSS
यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड या कुल घुलनशील ठोस या चीनी 65 रखी जाती है। TSS बोलोगे तो 65 डिग्री ब्रिक्स बोल दोगे, चीनी की मात्रा बोल दोगे तो 65% बोल दोगे। वाटर, जेम और जेली में 33 to 38% ही रखा जाता है। पैक्टिन जो है वो जेली के अंदर एसेंशियल है, उसको कितना रखेंगे 0.5 to 1% रखेंगे। एसिड परसेंटेज 0.75 to 1% होता है और पीएच होता है वो एक आइडियल जेली के अंदर 3.2 होता है। एक चीज ध्यान रखनी है भी, बेस्ट जेली कौन सी होती है? बेस्ट जेली वो होती है जो अच्छी तरह से सेटल हो गई है, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, क्रिस्टल भी नहीं होनी चाहिए और सिरपी भी नहीं होनी चाहिए, वही बेस्ट जेली है। सबसे बढ़िया तरीका है हम जिस भी इसको यूटेंसिल जिस भी बर्तन में डालें वो उसका शेप ले लेनी चाहिए। जब हम उसको किसी शार्प नाइफ से काटें तो उसे चमकदार टुकड़ों के रूप में वो कटनी चाहिए और सेमी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो ही एक आइडियल जेली होती है। और आइडियल जेली का पीएच 3.2 होता है और TSS जो होता है वो 65 डिग्री ब्रिक्स होता है। तो इस तरह से अपनी जेली है वो तैयार की जाती है। अब जेली में जो प्रिजर्वेशन का काम करता है वो शुगर करता है, क्योंकि इसमें 65% है और शुगर अगर 65% या मोर देन 65% होता है तो आपको पता है कि वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो यहां शुगर प्रिजर्वेटिव है। पीछे हमने बात की थी जेम है वो किससे प्रिजर्व होता है, तो जेम है वो किससे प्रिजर्व, वो भी शुगर से प्रिजर्व होता है। यहां मैंने प्रिपरेशन के बाद ब्लांचिंग आपको जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि हर प्रोसेसिंग में प्रिपरेशन के बाद ब्लांचिंग की जाती है। लेकिन कई बार स्टूडेंट ऐसा सोचता है यार ब्लांचिंग का स्टेप तो रह गया, सर ने पता नहीं क्यों नहीं करवाया, सर को आता नहीं है ना, जो भी कारण, तो मैंने ब्लांचिंग आपको बता दिया। बीच में ब्लांचिंग या विविकरण हर प्रोसेसिंग के अंदर अपने ब्लांचिंग की ही जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें और बताता हूं यहां पे। हो गया स्क्रीनशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से आप पढ़ लोगे तो आपको किसी तरह के बुक्स की नीड नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से मैं कोई सा भी पॉइंट यहां पे छोड़ नहीं रहा हूं, फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो अपने फीडबैक में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट अपने बात करें जेली बनाते समय प्रॉब्लम कौन सी आ सकती है। जिस समय हम जेली बनाते हैं उस समय प्रॉब्लम क्या आ सकती है। जेली का मेन जो प्रॉपर्टी होता है उसका सेटलमेंट होता है। तो अगर हम बात करें जेली फेल टू सेट, यानी जमने में फेल हो जाती है, जेली जमती नहीं, उसके पीछे कारण क्या होता है। चीनी ज्यादा डाल दोगे, शुगर ज्यादा ऐड कर दोगे तो सिरपिंग हो जाएगी, पहला कारण। तो दूसरा, पैक्टिन कंटेंट कम होगा तो भी जेली नहीं जमेगी, समझ गया। तीसरा, अगर एसिड परसेंटेज कम है तो भी जेली नहीं जमने वाली है। चौथा, अगर आपने एंड पॉइंट तक उसको कुक ही नहीं किया है, यानी 105.5 तक आप लेके नहीं गए हैं, तो भी स्वाभाविक सी बात है कि जेली नहीं जमेगी, यानी वो मतलब सेटल नहीं होगी। इसलिए आप उसको एंड पॉइंट तक लेके जाएं। चीनी उतनी ही डालें जितनी कैलकुलेशन में बिल्कुल सही आती है। एसिड और पैक्टिन है वो भी प्रॉपर डाल के रखिए, पहला। दूसरा क्या होता है, अगर हम जेली को ऐसे रखते हैं या किसी बर्तन में रखते हैं, सीधा रखते हैं, हमने उसको जार में भर रखा है तो उसके साइडों में से पानी सा निकलने लग जाता है, सिरपिंग सी स्टार्ट हो जाती है, वाटर सा निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम विपिंग जेली या सेनर्जिक जेली बोलते हैं। विपिंग का मतलब क्या होता है, रोना, और सेनेरसिस जेली या विपिंग जेली या जेली का रोना बोल देते हैं। सेनेरसिस जेली, विपिंग जेली बोल दिया जाता है। जनरली किस वजह से होता है विपिंग जेली, जैसे हम जेली को जार में रखते हैं तो इसके साइडों में से पानी सा निकलने लग जाएगा, उसी को सेनेरसिस बोलेंगे या फिर इसी को विपिंग जेली बोलेंगे या फिर इसी को हम जेली का रोना बोलते हैं। इसका मेन कारण क्या है, इसका देखो मेन कारण होता है शुगर और शुगर और पैक्टिन है वो तो है कम, शुगर और पैक्टिन है वो तो है कम और एसिड ज्यादा है, जिसकी वजह से ज्यादा हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, यानी अम्ल ज्यादा है, उसकी वजह से जल अपघटन हो जाता है और इससे जो पानी जैसा है यानी कुछ लिक्विड निकलने लग जाता है, जो एक अच्छी जेली के गुण नहीं है। मार्केट में क्या है, जनरली इसकी जो वैल्यू होती है वो खराब हो जाती है। अगर आप चीनी कम डालते हो, पैक्टिन कम डालते हो, लो शुगर, लो पैक्टिन एंड हाई एसिड कंटेंट, यानी कम चीनी, कम पैक्टिन और ज्यादा अम्ल डालोगे तो ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। इसको हम क्या बोलेंगे, विपिंग जेली, सेनेरसिस जेली, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, जेली का रोना बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनरली कई बार ये केस प्री मैच्योर जो इसका एंड पॉइंट होता है उससे पहले अगर ये जम जाती है, एंड पॉइंट से पहले अगर जम जाती है तो भी अपने को कई बार
जो जेली का रोना है या विपिंग जेली है या फिर सेनेसिस जेली है, वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। प्री मैच्योर जिलेटिन बोलते हैं जिसको, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। एक प्रॉब्लम होती है क्लाउडी जेली यानी अपारदर्शी जेली। अच्छी जेली, आइडियल जेली की गुण क्या होता है भी, वो अर्धपारदर्शी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए ना, उसमें से धुंधलापन नहीं होना चाहिए। तो धुंधलेपन होने के क्या कारण हो सकते हैं? या तो आपने जो कच्चे फल है उनसे जूस निकालिए, अनराइप फ्रूट से, देखो सेमी राइप से, अर्ध पक्के फल तो हमें तोड़ने, वहां से जूस निकालोगे तो उसकी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी। लेकिन आपने या तो कच्चे फलों से जूस निकाल लिया है, अनराइप फ्रूट से जूस निकाल लिया, दूसरा आपने उस जूस को छाना नहीं है, यानी उसको आपने फिल्टर नहीं किया है, कपड़े में फिल्टर करते हैं। तीसरा आपने क्या किया, जिस समय जूस यूज किया उसके ऊपर देखो स्कम आ जाते हैं, झाग आ जाते हैं। कोई सा भी जूस निकालोगे उस पर स्कम तो आ ही जाते हैं, झाग। अगर वो आपने हटाए नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, अपनी जो जेली है वो क्लाउडी हो जाएगी। तो इसको हम क्लाउडी जेली या फिर जनरली क्या बोल देते हैं, अपारदर्शी बोल देते हैं। उसके अलावा कई बार हम ओवर कुकिंग कर देते हैं, ज्यादा पका देते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने बात करें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जेली। जेली के अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं, जेली के अंदर है वो क्रिस्टल बन जाते हैं। जेम जेली के अंदर आप जितना टीएसएस लेते हैं, जेम में टीएसएस कितना लेते हैं आप, 68 डिग्री ब्रिक्स लेते हैं, और जेली के अंदर आप कितना लेते हैं, 65 लेते हैं। ये जो आप चीनी ले रहे हैं इसका 30 से 50%, 30 to 50% है वो इन्वर्ट शुगर तो होना ही चाहिए। यानी जितनी आप चीनी ले रहे हैं उसका 30 से 50% है वो इन्वर्ट होना चाहिए, यानी वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलना चाहिए। अगर आप इन्वर्ट शुगर 30% से कम रखते हैं तो जेली में क्रिस्टल बनने के चांसेस है। अगर आप इन्वर्ट शुगर है वो 30% से कम रखते हैं तो जेली के अंदर क्रिस्टल बनना, जैसे जेम के अंदर मैंने बताया था। या फिर आप बहुत ज्यादा ओवर कुकिंग कर देते हैं, बहुत ज्यादा जेली को पका देते हैं तो भी क्रिस्टल बन जाते हैं। ओवर कुकिंग कर देंगे तो भी जेली के अंदर क्या है, क्रिस्टल बन जाएंगे। या फिर आप बहुत ज्यादा शुगर ऐड कर देते हैं जेली के अंदर तो भी जेली के अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं। जेली के अंदर ये समस्याएं आ सकती है। तो क्रिस्टल बनना तो एक कॉमन चीज है। जेम में भी मैंने बताया था कि 30% से कम अगर आप इन्वर्ट शुगर ले रहे हो तो क्रिस्टल बन सकते हैं। उसके अलावा जेली में भी सेम ही बात है, ओवर कुकिंग करोगे तो बन सकता है, चीनी ज्यादा ऐड कर दोगे तो भी क्रिस्टल बन सकता है। अब आप क्या है, जेली की जब बनाते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है, कई बार ब्लैकिंग हो जाती है। वो कोई सा भी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है, अगर उसमें लोहे के कंटेनर काम में, लोहे के यूटेंसिल यानी आयरन यूटेंसिल काम में लेते हो, लोहे के बर्तन काम में लेते हो तो जेली है वो काली पड़ सकती है। तो जेली में क्या क्या समस्या आ सकती है, मैंने कहा था जेली जमने में फेल हो जाती है, यानी फेल टू सेटलमेंट। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, वीपिंग जेली या सिनेरसिस जेली। तीसरी वीपिंग जेली, सिनेरसिस या जेली का रोना। तीसरा मैंने क्या बताया था, क्लाउडी जेली यानी जेली का धुंधलापन। चौथा मैंने क्या बताया, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जेली यानी जेली में क्रिस्टल का बनना। पांचवा मैंने क्या बताया है, पांचवा बताया जेली का काला पड़ना। काला पड़ना एक कॉमन है अगर आप आयरन के बर्तन ले लेते हो, लोहे के बर्तन ले लेते हो तो। अब अगर बात कर ले, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जेली को अपने लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए पास्चुराइजेशन कर दें तो और बढ़िया है। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का काम कौन करता है, शुगर करता है, चीनी करता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको पास्चुराइज कर देते हैं तो ये बेटर परफॉर्मेंस देता है। इसके लिए हम इसको 80 to 85, 82 से 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बनने के बाद इसको गर्म कर लेते हैं, 30 मिनट तक गर्म कर लेते हैं। 82 से 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म कर लेते हैं तो इसका पास्चुराइजेशन हो जाता है। लेकिन पास्चुराइजेशन कोई जरूरी नहीं है, ये इतना ज्यादा कॉमन क्वेश्चन नहीं है। फिर भी डीपली पूछ लिया जाए भी जेली का पास्चुराइजेशन कितने टेम्परेचर पे होता है तो आप बोलेंगे 82 से 85 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए इसको गर्म किया जाता है, जिससे जेली का पास्चुराइजेशन हो जाता है। समझ गया? तो अब ये हमारा हो गया जेली। तो जेम मैंने आपको बता दिया किस तरह से प्रिपेयर होता है, दूसरा मैंने जेली बता दिया किस तरह से प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट जो अपनी प्रोडक्ट है वो कौन सा है, मार्मलेट। नेक्स्ट है वो मार्मलेट। जेम की भी बात करनी थी, जेली की भी बात करनी थी। लेक्चर के शुरू में मैंने जेम और जेली दो ही बोला था, लेकिन अब मार्मलेट भी ऐड हो गया। मार्मलेट एक जेली होती है, मार्मलेट जो होती है वो एक जेली होती है, बस इसमें थोड़ा सा एक चीज अपने ऐड कर देते हैं। भी पूरी प्रोसेस है वो जेली वाली रहेगी, लेकिन जिस समय अपने एसिड ऐड करते हैं उस समय क्या करते हैं, जिस फ्रूट से जेली बन रही है उसके जो पील है, छिलका है, उसको अपने छोटे छोटे से धागों में काट के श्रेड बना के वो भी उस जेली के अंदर डाल देते हैं।
भी जेली बन रही है, बिल्कुल वही प्रोसेस से बनेगी। जिस समय आप सिट्रिक एसिड ऐड कर रहे हो, या सबसे बढ़िया तो टार्ट्रिक एसिड होता है, जिस समय आप एसिड ऐड कर रहे हो उस समय क्या करोगे, जिस फल की आप जेली बना रहे हो उसके छिलके के छोटे छोटे धागे से बना के उसके अंदर डाल दो। और किसी फ्रूट में तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सिट्रस के अंदर ऐसा किया जाता है। अगर आप सिट्रस से जेली बनाते हैं, नींबू वर्गीय फलों से जेली बनाते हैं, तो उसके छिलके चमकदार होते हैं, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के चमकदार होते हैं, उनके छोटे छोटे धागे बना लो, चमकदार होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, न्यूट्रेटिव भी होते हैं। जो नींबू वर्गीय फल होते हैं ना, उनके छिलके में ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है, तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है, आपने दबा कर देखा होगा कई बार, है ना। तो इस वजह से वो चमकदार होते हैं, न्यूट्रेटिव होते हैं, लेकिन सीधे कच्चे तो खा नहीं सकते, ज्यादा खाने पर इसमें एल्केलॉइड्स होता है, दिक्कत भी कर सकता है। तो अपने उसके बिल्कुल छोटे छोटे श्रेड बनाएंगे और प्रति किलो जेली के अंदर, पर केजी जेली के अंदर अपने क्या करेंगे, ये श्रेड है वो कितने डाल देंगे, 60 से 70 ग्राम। जिस फ्रूट की आप जेली बना रहे हो उसी के आप श्रेड डालोगे। और ये सिर्फ और सिर्फ जब सिट्रस की जेली बनाते हो तब करते हो ना। तो मार्मलेड ज्यादातर सिट्रस से बनाया जाता है। और सबसे बेस्ट मार्मलेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट जो मार्मलेड बनाया जाता है वो किसका बनता है, मैंड्रीन का, संतरे का बनता है। सबसे बेस्ट मार्मलेड किसका बनेगा, मैंड्रीन यानी संतरे का बनेगा। तो मार्मलेड इज ए टाइप ऑफ जेली, मार्मलेड एक जेली का ही प्रकार है। बस हमने क्या किया, इसमें जो ये उसका छिलका है यानी उसका जो पील है उसके श्रेड बना के उसके अंदर डाल दिए, जो पील है छिलका है उसके हमने श्रेड बना के डाल दिए, और कुछ एडिशनल काम हमने नहीं किया है। इसी को मार्मलेड कहते हैं। और मार्केट में काफी अट्रैक्टिव है ये जो मार्मलेड होता है, ये मार्केट में काफी अट्रैक्टिव होता है। मार्मलेड सबसे बढ़िया मैंड्रीन संतरे का बनता है। मार्मलेड बनाते समय एक प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, ब्राउनिंग बनाते समय नहीं, स्टोरेज के टाइम। मार्मलेड में स्टोरेज में ब्राउनिंग बहुत कॉमन है, यानी भूरा पड़ना। मार्मलेड का भूरा पड़ना एक बहुत कॉमन चीज है। अगर इससे बचना चाहते हो तो आप 0.09 ग्राम यहां लिख देता हूं, 0.09 ग्राम पर केजी मार्मलेड के हिसाब से ऐड कर देते हो तो स्टोरेज में इसमें ब्राउनिंग नहीं होती है। तो मार्मलेड इज ए टाइप ऑफ जेली, मार्मलेड एक जेली का प्रकार है और कुछ नहीं है। तो हमने यहां पे जैम, जेली और मार्मलेड मेरे हिसाब से बहुत डीपली पढ़ लिया। अब आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक टूटी फ्रूटी आती है, टूटी फ्रूटी आप जूस वगैरह में वो बोलते हैं, डालते हैं ना ऐसे छोटे छोटे, कई लोग उसको चेरी भी बोल देते हैं। तो वो जो होता है उसको हम टूटी फ्रूटी बोल देते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है टूटी फ्रूटी इज ए टाइप ऑफ, टूटी फ्रूटी किसका प्रकार है, जेली का, कैंडी का, और भी ऑप्शन होते हैं। तो वो टूटी फ्रूटी कैंडी होती है, वो जेली नहीं होती है। टूटी फ्रूटी है वो तो कैंडी होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूटी फ्रूटी एक कैंडी का प्रकार है। जब हम प्रिजर्व और कैंडी पढ़ेंगे तब बात करेंगे, मुरब्बा और कैंडी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो वो एक किसका प्रकार होता है, कैंडी का प्रकार होता है। और मार्मलेड है वो किसका प्रकार होता है, जेली का प्रकार होता है। अच्छे से याद रखिएगा। और जेम जेली अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और भी अपने शानदार टॉपिक है वो लेके आएंगे, और उम्मीद करता हूं ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो फिर आपको किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, और जाहिर सी बात है इस लेक्चर के एंड तक बने हुए तो सब्सक्राइब तो पक्का आपने कर ही रखा है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो गेन कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।